बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 10 और मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, खबरों से आगाज़ करेंगे और इसके साथ साथ 11 बजे वाले सेगमेंट में आपकी बर्थडे भी विश करेंगे। हमारे मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे 11 बजे वाले सेगमेंट में और दीगर सेगमेंट भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे, आपको बाखबर रखेंगे। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स इमरान यूनुस और दुर्र नायाब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। पहली खबर की तरफ हम आ रहे हैं जी। नॉन फाइलर सोलर पैनल मंसूबे से आउट हैं। रोशन घराना प्रोग्राम पंजाब काबीना से मंजूर हो गया है। इमरान देखें जी, बिल्कुल ये हमारे मुल्क का एक बड़ा इशू जो है वो बना हुआ है और अब जो है ये ज़्यादा इस पर हुकूमत जो है वो ज़ोर दे रही है। देखिए ना, हम पूरी दुनिया की बात नहीं करते, हमारे जो इर्द गिर्द के ममालिक हैं, पाकिस्तान के इर्द गिर्द जितने ममालिक हैं, वहाँ पर जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, जब वो रजिस्टर्ड होता है ना, तो वो फाइलर जो है वो हो जाता है और ये अच्छी बात है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। सिर्फ हमारा ये मुल्क है जहाँ पर नॉन फाइलर होना जो है वो शेखी समझा जाता है। लोग खुश होते हैं कि मैं तो नॉन फाइलर हूं, मैं कल का फाइलर हमारा नहीं। प्रोग्राम खासा डिटेल में था और हमने यही बताया लोगों को कि फाइलर अगर आप हो जाते हैं तो उसके फायदे क्या कहें। सो एक चीज़ तो वाज़ेह है, इसमें नुकसान आपका कोई नहीं है, आपको अल्टीमेटली इससे फ़ायदा ही फ़ायदा है। बिल्कुल, देखें ना, लोगों को आगाही की ज़रूरत है, लोगों को ये समझाने की ज़रूरत है कि लोग ये समझते हैं कि फाइलर हो जाएंगे तो टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा, फिर आप जो है वो अपनी रिटर्न कैसे हमारे पास है क्या, कि आप रिटर्न जो है वो कैसे फाइल करेंगे। एक ये भी बड़ा इशू है। जो तीसरी बात आपने की कि लोग ये समझते हैं कि जी हमारा सब जो है वो पता चल जाएगा। यहाँ पर तो माजरत के साथ अगर रेवेन्यू के हवाले से या ये जो फाइलर सिस्टम है इसको अगर मंजर आम पर लाया जाए ना, तो उस हवाले से पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो फाइलर हैं, वो ऐसा लगे जैसे दुनिया के सबसे अमीर तरीन शख्स है। क्योंकि ये हमें पता है क्योंकि जब हम अपनी रिटर्न फाइल करते हैं तो हमारे लॉयर्स जो है ना वो हमें आगाह करते हैं कि लोगों ने क्या क्या जो है वो मेंशन कर रखा है। तो आपके ब्यूरोक्रेट्स भी जो हैं अपने असासे जाहिर नहीं कर रहे हैं, उनको बार-बार IMF कह रहा है वो जाहिर नहीं कर रहे। अच्छा, इसमें टेक्निकल इश्यूज हैं इमरान, हमें ये भी सेग्रीगेट करने की ज़रूरत है कि हम सिर्फ इस चीज़ को ये ना देखें कि नॉन फाइलर इशू बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें अपनी आबादी को भी कैटर करना पड़ेगा। हमारी आबादी अनएजुकेटेड बहुत ज़्यादा है, हमारी आबादी जो है उसमें ऐसी ख़वातीन मौजूद हैं, आप बेनज़ीन इनकम सपोर्ट का डाटा निकाल के देख लें तो क्या वो बेचारी इस काबिल हैं कि उनको फाइलर किया जा सके। और तीसरी बात अब इम्पॉर्टेंट सबसे बेरोज़गारी फैक्टर। अगर एक बच्चा बेरोज़गार है, वो तालीम हासिल करता है, 16 साल अपनी ज़िंदगी की मेहनत करके ग्रेजुएशन करता है, मास्टर्स करता है, उसको नौकरी नहीं मिलती, वो क्या फ़ाइल करेगा कि मैं घर के कमरे में रहता हूँ और जी मैंने इतने लाखों रुपए अब तक नर्सरी से लेके इंटर तक और इंटर के बाद मैंने मास्टर डिग्री तक लगाया और मुझे नौकरी नहीं मिली, लिहाजा मैं टैक्स फाइल करूँ। तो क्या करें? देखें, आप इस खाने को भी कैटर करें। और ये जो सोलर पैनल है, अगर ये इम्प्लीमेंट करेंगे आप बेनज़ीन इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में, तो फिर तो एक भी खातून इस वजीफे की जो है वो हकदार नहीं होगी। तो हमें उस बड़ी आबादी को भी देखना पड़ेगा जहाँ पे अगर उसके लिए कोई तजवीज़ है तो वो भी सामने आनी चाहिए। अच्छा, मुझे ये बता दें, एक तो बात होगी ना, नॉन फाइलर सोलर पैनल मंसूबे से आउट होंगे, कौन लोग इसके ज़िम्मे में आते हैं? दुर्रे ने आप क्राइटेरिया क्या है? ऐसी कोई खबर आती है ना तो फिर लोग, अभी मेरे से मेकअप रूम में 2 लोग पूछ रहे थे कि किस तरह हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो आसान तरीका इसका क्या, प्लीज़ हमारे देखने वाले। देखिए, आप अप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं, हर फर्द को करना भी चाहिए अप्लाई। और जो नौकरी पेशा है, चाहे वो प्राइवेट है सरकारी है, उसको तो मैंडेटरी करना चाहिए। और एक जो इनकम की लिमिट सोच रहे हैं कि रखी जाएगी, वो अगर उसको फॉल करता है कैटेगरी में तो उसमें भी देखना चाहिए। फिर एसेट्स की भी कोई लिमिट होगी, फिर आपके FPR से आपकी मुताबिकत देखेंगे, आपकी फाइलिंग जो आपने फाइल की होगी, तो चीज़ें चेक करना बहुत आसान होगी। लिहाजा आपको सिर्फ अप्लाई करने की ज़रूरत है, आपको अप्लाई लाजमी करना चाहिए। और अगर प्राइवेट नौकरी वालों की बात करें, वो तो मेरा ख्याल सरकारी अफसरों से ज़्यादा फाइलर है। ठीक है, मैं खुद 2013 से प्राइवेट नौकरी के बावजूद मैं फाइलर हूँ, तो फाइलिंग तो करना इतना मसला नहीं है। फिर बात वहीं आ जाएगी कि उन लोगों के लिए क्या तजवीज़ है, क्या सोचा जो पढ़े लिखे नहीं है, जिनकी आमदन का कोई जरिया नहीं है, बुनियादी मसला तो नहीं है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जैसे प्रोजेक्ट में उसमें कोई वजीफ़ा ले रही हैं और उनके आगे पीछे कमाने वाला कोई नहीं है। और अगर कोई है बच्चा नौजवान, वो बेरोज़गार है तो और किराए पे रहता है, तो मुझे बताएं कि वो किस कैटेगरी में उतरेगा। तो आपको कम अज़ कम वो कैटेगरी भी आसान कैटेगरी रखनी चाहिए और उसकी वेरिफिकेशन का भी मैकेनिज्म होना चाहिए, जो अभी तक नज़र नहीं आ रहा।
बाकी जिस तरह आप हैं, मैं हूँ, कोई भी हमारा और साथी है जो प्राइवेट नौकरी करता है, रेगुलर नौकरी करता है और एक इनकम स्लैब से कम आता है जो टैक्सेबल है, तो वो तो 100% एलिजिबल है। ठीक है। और जो टैक्सेबल स्लैब से ऊपर जा रहे हैं उनके लिए सर्टेन क्राइटेरिया, उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि ये कम आमदन वालों के लिए है ना। और कम आमदन वालों पे तो आपको पता है इनकम स्लैब की उन्होंने एग्जम्पशन दी हुई है, वो तो सारे फॉल कर रहे हैं। और जो कम आमदन जिसमें 1 लाख रुपए और उससे नीचे वाले हैं, वो तो मेरा अपना एक आइडिया जो मैंने अभी तक स्टडी किया, वो तो फॉल करेंगे। जो 1 लाख से ऊपर जा रहे हैं, जाहिर बात है उस पर इनकम टैक्स भी भारी पड़ रहा है और वो स्लैब भी इनकम टैक्स वाली में जा रहे हैं, तो उनके लिए शायद ये मुश्किल हो जाए। देखिए ना, मैं जो कहना चाहता हूँ ना वो ये है कि हर शहरी को जो है वो फाइलर होना चाहिए। क्यों? इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। जो बेचारा किराए के घर में रहता है या जिसकी इनकम जो है वो 20, 25 या 30 हज़ार है, मैं कहता हूँ उसको भी फाइलर होना चाहिए। इससे उसको फायदा ही है। फायदा और लोगों को नहीं, मैं आपको बताता हूँ बिल का पे आपको फाइलिंग में फायदा, बिल में बिजली के बिल देख लें आप ये देखें ना, आपको अब देखें ना, आपको सिम जो है वो कहा गया कि जी नॉन फाइलर की सिम जो है वो बंद कर दी जाएगी। इसके साथ हो गया ना, हो गया। अब ये देखिए, लोगों को ये भी नहीं पता कि फाइलर होने के लिए आपको पैसे कितने चाहिए। फाइलर होने के लिए आपको सिर्फ 1000 रुपया चाहिए। फाइलर होने के लिए सरकारी फीस जो है ना, अगर आप खुद से ऑनलाइन पे करते हैं तो सिर्फ 1000 है। अदरवाइज आप लॉयर के थ्रू करते हैं तो वो 2-3 हजार जो है वो फीस लेते हैं। मुझे सिर्फ आप ये बता दें, 133 हल्के में हम बैठे हैं, यहाँ पे मरियम कॉलोनी पीछे है, यहाँ पे एक सेंट मेरीज कॉलोनी पीछे है। मैं एक एक घर में जानता हूँ जो किराए पे रहते हैं, एक एक कमरे में रहते हैं, कच्ची आबादियों में रहते हैं। उन लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। अब मुझे बताइए वो कैसे फाइलर होंगे? चलिए आप मुझे बता दें। गवर्नमेंट बात कर रही है ना कि जी हर किसी को जो है वो फाइलर होना चाहिए और नॉन फाइलर को बैंक लोन जो है वो नहीं दिया जाएगा। अच्छा, हमारे शहर समेत पूरे मुल्क की जो एक बड़ी आबादी है ना वो रहती है किराए के घर में। वो लोग किराए के घर में रहते हैं, उनकी इनकम जो है वो इतनी नहीं है कि वो खुद अपना घर जो है वो खरीद सके। अब तो जो हालात हो गए हैं यहाँ पर इन्फ्लेशन के और बाकी कारोबार के, लोग जो है वो बेचारे वाकई किरायों पर आ गए, अपने घर बेच के कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं। अच्छा, हम बात यहाँ कर रहे हैं कि जो लोग किराए के घरों में रहते हैं ना, हुकूमत को ये सोचना चाहिए या एटलीस्ट उनको ये सहूलत देनी चाहिए कि जो मालिक मकान है उसके NOC पे या उसके साइन किए हुए डॉक्यूमेंट्स पे किराएदारों को जो है वो कर्ज मिलना चाहिए, या कम से कम उनको सोलर पैनल जो है वो लाजमी मिलना चाहिए, क्योंकि वो बेचारे तो रहे किराए के घर में रहे। इस तरह भी हुकूमत को जो है वो देखना चाहिए, सोचना चाहिए। अच्छा, अब आप एक आम तासुर है, एक रोड सर्वे करा लें लोगों को जाकर कि यहाँ फाइलर हैं या नहीं है, तो फिर आप उनके तासुरात सुने। उनको तो इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, मतलब क्यों कोई वो कहेंगे क्यों हम फाइलर हो। देखिए, अगर मेरा बैंक बैलेंस नहीं है, अगर मैंने बैरून एबल ट्रैवल नहीं करना, अगर मैंने अच्छी यूनिवर्सिटियों में, कॉलेज में, स्कूलों में नहीं पढ़ना, ना गाड़ी है ना जेवर, मैं यही तो बात कर रहा हूँ कि हमें ये भी एजुकेट करने की जरूरत है कि हमारी बहुत बड़ी पॉपुलेशन इस तरह की भी है। आप उनको फाइलर, वो फाइलर बने क्यों और आप उनको बनाए क्यों? आपको उसे हासिल किया। अगर आपने नंबर गेम पूरी करनी है इमरान, सॉरी, अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने माइक पे खड़े होकर कहना है कि देखें मेरे आने के बाद 5 लाख फाइलर्स बन गए, तो मुझे बताएं उससे हासिल क्या आपको उनसे हासिल, आपको उनकी आमदन क्या आई? चोरी तो वो कर रहे हैं जो हुंडी हवाला से अपना पैसा बाहर भेज रहे हैं, जो अपना कारोबार छुपा रहे हैं, जो अपने टैक्स मनी को नीचे दिखा के जिनकी आमदन है महाना आमदन कर रहे हैं, अपने आप को लॉस में ले जाके वो कुछ कर नहीं रहे हैं। मुझे बताएं ना, मैं एक बड़ी आबादी को जानता हूँ जो अपने आप को लॉस में शो करके, हालांकि वो फायदे में है, अपने टैक्स बचा रही है, जो अपना पैसा जो है वो इलीगल लीगल वे से टैक्स बचाने के लिए ट्रांसपोर्ट कर रही है। यही करती है ना कि उन्होंने भारी भरकम तनख्वाहों पे बंदे हायर किए होते हैं और उनका काम क्या होता है कि जो उनकी इनकम है उसको जो है वो छुपाना है और खुद को लॉस में, जिस तरह दुर्नियाम ने बताया, लॉस में शो करके। इसके लिए भी कोई मैकेनिज्म जो है ना वो बनाना चाहिए। हम इसके खिलाफ नहीं है कि गवर्नमेंट जो है वो लोगों को फाइलर ना बनाए, हम इसके हक में हैं, लेकिन पहले आपको उस तबके को भी देखना पड़ेगा जो टैक्स नेट में होने के बावजूद टैक्स अदा नहीं कर रहे। वो तो एक अलग से टॉपिक है और बहुत बड़ी तादाद है, उनको लेकर आना ज्यादा जरूरी है। अच्छा जी, वॉल सिटी अथॉरिटी का दायरा कार सूबे भर तक बढ़ाने समेत अहम फैसले। ये वॉल सिटी का दायरा कार बढ़ाने की बात की गई, ये पहले दायरा कार बढ़ चुका है। माजूर के साथ हम बहुत सारी चीजें जो है मेकअप करके, कॉस्मेटिक सर्जरी करके दोबारा नए सिरे से निगरान सेटअप में ये हुआ जी बिल्कुल हो चुका है। और पंजाब में मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं खुद जब केयर टेकर CM थे वो मुल्तान गए थे और मुल्तान में उन्होंने कासिम कोना बाग समेत मुख्तलिफ जो तारीखी विरसे हैं उनकी बहाली के लिए भी हुक्म दिया था। इसी तरीके से उन्होंने मज़ीद
कटास राज किला है, वो उसके बारे में भी हुक्म दिया था। तो वो इसी तहत हुक्म दिया था ना कि वो वॉल सिटी अथॉरिटी को एक्टिवेट कर रहे थे आपकी नेशनल और प्रोविंशियल सतह पे। तो ये तो काम हो चुका था। अब आपने इसमें नया क्या किया? आपने इसमें करना ये था कि वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी से पूछना था कि आप जो कंजर्वेटिव हेरिटेज है उसकी फंडिंग के लिए बैरून मुल्क से कितनी इमदाद ला रहे हैं, आप वो कितने फंड्स ला रहे हैं जो पूरी दुनिया में मुख्तस होते हैं, हेरिटेज में आपने बचाने के लिए क्या क्या किया। अगर तो आपने फिर वो शालीमार बाग से के पास से ऑरेंज लाइन गुजार के विरसे का बेड़ा गर्क करना है और बाद में इंटरनेशनल अदालतों में हमने भुगतना है, अगर इस तरह के काम करने हैं तो फिर इसको वर्ल्ड सिटी पाकिस्तान बना लें, पूरा वर्ल्ड सिटी आप इंटरनेशनल बना दें। तो आपने काम प्रॉपर ये होता है कि इमरान ने भी वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी कवर की है कि आपने तारीखी विरसे को बचाना कैसे है, और मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल तंजीमें हैं जिन्होंने फंडिंग करती हैं उनकी लिस्टों में हमारी ये हेरिटेज शामिल है, हमने उसकी फंडिंग को लाना कैसे है और उसको फिर इस्तेमाल कैसे करना है। देखिए पूरी दुनिया में कई ऐसे भी ममालिक हैं जिनकी मईशत का इनिसार वो है ही टूरिस्ट पे है। पाकिस्तान के हवाले से अगर जितना हमारे पास भला करे, सिर्फ लाहौर ही नहीं, लोगों को या हम जो लाहौर में बैठे हुए हैं ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि जी देखने के लिए लाहौर से बेहतर कोई जगह नहीं है। ऐसा गलत है। अभी भी हमारे इस मुल्क में ऐसे गांव हैं, ऐसे शहर हैं जहां पर वाकई हमारा हेरिटेज जो है अगर उसको देखा जाए, उसको पहले तो उसको सेव करने की ज़रूरत है, उसके बाद जो है पूरी दुनिया को दिखाने की ज़रूरत है कि ये हमारा हेरिटेज है। इमरान के सेव वाले पॉइंट पे कि चुबुर्जी पहले ओपन होता था, हम गुजर के कभी यूं जा लेते कभी यूं आ जाते, ठीक है। इन्होंने ऐसा सेव किया है कि कदावर किस्म के जंगले लगा दिए, अब वहां पे कोई बंदा भी नहीं जा सकता। मुझे बताएं, अगर कोई टूरिस्ट भूल के आ ही जाए और वो अंदर जाके कोशिश करे कि मैं इसका आर्किटेक्चर देखूं, क्योंकि गोरा जो है वो तो हाथ लगा के महसूस करता है, बड़े आर्किटेक्चर को देखता है, वो देखता है कि ये कौन सा फ़न इस्तेमाल हुआ है, इसमें कौन सी आपने जो है फ़न जो है आपकी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, वो सारी चीजें महसूस करता है। आपने जंगले खड़े करके सारी इमारतों पे खड़ा कर दिया आपने, और अंदर को जा नहीं सकता। अगर दुर्नियात की इस बात पे इदारे ये कहें कि जी वहां पर तो निशाइयों के डेरे थे, तो भाई वो अब भी है, वो जंगले तोड़ के चले जाते हैं। देखें उसको भी खत्म करने का एक तरीका होता है। क्या होता है कि भाई आपके पास तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही फंड्स की भरमार है, एक आपने सिक्योरिटी गार्ड जो है वहां पर खड़ा करना होता है, या 2 शिफ्टों में 2 लोग आपने खड़े करने होते हैं जो ऐसे लोगों को अंदर ना आने दें। अगर ऐसे लोग अंदर आ रहे हैं जो नशा करते हैं, नशई हैं, और अक्सर डेड बॉडीज भी जो है वहाँ से मिलती हैं, तो आप 15 पे कॉल करें, पुलिस को बुलाएं, वो उठा के ले जाए भाई। बात तो ये है ना कि अगर आपने अपनी चीज़ों को महफूज करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन बात वीएन की है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा जी, जीएसटी का इत्तलाक 1 लाख का मोबाइल जो है 18,000 तक महंगा हो गया है। मार्केटों में मोबाइल फ़ोन पर 18% टैक्स की वसूली शुरू कर दी गई है। एक हलचल सी मच जाती है ऐसी खबर के बाद, और आवाम तो परेशान होती है। मार्केटों में जो जिनके पास पहले से स्टॉक पड़ा है वो भी मोबाइल महंगे कर देते हैं। दुरे नाया, देखिए हमने तो तूफान बर्पा होने से पहले ही 2-3 साल हो गए मोबाइल नहीं चेंज किया, और फैसला कर लिया कि जब तक मोबाइल खुद डेड नहीं होगा ना तो हमने उसको चेंज नहीं करना। क्योंकि अगर आप मोबाइल चेंज कर लेते हैं, एक ऊपर आपकी ये बढ़ती हुई कीमतें, दूसरा उस पर भारी भरकम टैक्स जो आपका लगता है पीटीए, वो इतना ज़्यादा होता है कि आप उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते। और फिर अगर आपने उसको थोड़े से 5-10 हज़ार बचाने हैं तो आप लोगों से पूछते फिरते हैं कि भाई आप हाल ही में तो बाहर से होके आए हैं तो आप हमें अपने पासपोर्ट का नंबर दे दें, हम उस पर 5-10 हज़ार बचा लें। तो ये वाली चीज़ें जो है ना, इस तो कौम इस काम पे लगी हुई है कि पहले वो मोबाइल बड़ी मुश्किल लेती है, फिर लेती है तो पीटीए के तरीके तलाश करती है कि हम कैसे बचाएं, फिर पीटीए बचा ले तो फिर एक आजकल डिवाइस आई हुई है मार्केट में बहुत ज़्यादा। अब मैं आपको ये बताऊं कि इन चीज़ों का हल है कोई पैसे आपके लगाने का, कि उन्होंने टैक्स बचाने, पीटीए ना कराने का भी एक हल निकाल लिया। और पूरे लाहौर को पता है, एक छोटी सी डिवाइस होती है, आप वो ले लें, उसको अपने मोबाइल के साथ रखें अपनी जेब में, और वो साथ चलती रहेगी आपके, आपको उसकी टैक्स देने की जरूरत नहीं। हाल रोड पे खुली पड़ी मिल रही हैं, तो क्या एफबीआर या किसी मुतलका इदारे ने या किसी एजेंसी ने जाके वहाँ पे चेक किया है कि ये डिवाइसेस किस तरह आम हो रही है? तो फिर कौन पीटीए टैक्स कराएगा? तो इसी तरह ये जो आप मोबाइलों पे टैक्स नाफिज कर रहे हैं, दुकानदार का कुछ नहीं जाएगा, ये मैं आपको क्लियर कर बता दूँ। वो फिर स्मगल करेगा, मोबाइल बाहर से मंगवाएगा, ठीक है, आपके ऊपर 18,000 मजीद डाल देगा,
और उसका अपना मुनाफा वहीं रहेगा। बिल्कुल। देखें आप इस फर्क को क्यों नहीं खत्म कर पा रहे कि दुकानदार का मुनाफा नहीं खत्म हो रहा, दुकानदार का आवाम की मुनाफा जेब पे से बरकरार है, आवाम की जेब के ऊपर आ रहा है, आपने उससे क्या निकलवा नहीं, लिया? फिर उस पे आगे से ये आता है ना कि जो महंगा मोबाइल ले सकता है, जो इतनी सकत रखता है, टैक्स वही देगा नहीं ना। देगा, वो दे रहा है, वो देगा, वो 18,000 रुपए मतलब मैं और इमरान 2 लाख देंगे। का मोबाइल ले रहे हैं आप तो 36,000 रुपए आपको ऊपर एक्स्ट्रा मैं और इमरान 18,000 का मोबाइल हम ऊपर देंगे, लेकिन मुझे ये बताएं कि वो जो 1 लाख का मोबाइल बेच रहा है, जो उसने मुख्तलिफ अपने कहीं से मोबाइल परचेज किया है, जिसमें वो स्मगल भी हो सकता है, जिसमें वो दीगर ट्रांसपोर्टेशन ज़राए से एयरपोर्ट से आ जाते हैं, वो लोग 10,000 पीस लेके आ रहे होते हैं, तो क्या उससे आपने पूछा कि उसने कितना टैक्स दिया है? अच्छा, आप उसको जब तक नेट सर्कल में लाएंगे नहीं, अपने टैक्स नेट सर्कल में, आप वो लाइबल नहीं आपको जवाब देने का, और अगर आप ले आते हैं तो वो आपकी अमले से मिलकर अपना सारा टैक्स बचा लेगा। ये ज्यादा होता है। तो मुझे बताया ना, फिर मैंने तो इसने इमरान ने तो 18 दे दिए, तो उसको तो पकड़ लेना, हम पे तो 36 भी लगा दे तो हम दे अब देंगे। आपने तो ये फैसला कर लिया कि जब तक ये मोबाइल चलता है आप चलाते रहेंगे। कुछ लोगों के बिजनेस का दारोमदार इस पे है ना, बहुत बड़ी तादाद स्टूडेंट्स यूज कर रहे हैं, बहुत लोग अपने मोबाइल फोन पे बिजनेस, उनकी मजबूरी होती है मोबाइल। देखें आपकी ताजर बरादरी जो है ना, यकीन जाने हम तो हाल रोड पे अक्सर चक्कर लगाते हैं कवरेज के हवाले से भी, और वैसे भी कोई चीज़ खरीदनी हो तो चक्कर लगाते हैं, मोबाइल की छोटी सी कोई भी एसेसरी लेनी हो तो जाते हैं। आप यकीन जाने हर दुकानदार जो है ना वो रो रहा है, हर कारोबार करने वाला जो तबका है ना वो परेशान है। क्यों? सिर्फ इस टैक्सेस की वजह से। माजरत के साथ हमारी गवर्नमेंट जो है इसकी अब जो बजट आया है उसको लेके तो हर बंदा ही जो है वो परेशान है, और मुख्तलिफ राय जो है उस बजट के लिए आ रही हैं कि यहाँ पर टैक्सेशन जो है वो इतनी बढ़ा दी गई है, इतनी बढ़ा दी गई है कि हर आदमी का जीना जो है वो महाल हो चुका है। हमारी गवर्नमेंट जो है, यकीन जाने हम देखें, आपने रेवेन्यू जनरेट करना है आप करें, लेकिन खुदारा आप आप बहाने ढूंढते हैं कि किस मद में टैक्स जो है वो वसूल किया जा सकता है। हम अक्सर बात करते हैं अभी भी आप बिजली का बिल पकड़ें, अभी कल ही हम बात कर रहे थे, और मैं जो है वो एक बेकरी पर गया और वो बंदा सामने बिल रखे ना, मुझे कहता भाई आप तो मीडिया से हैं, ज़रा मुझे ये टैक्स के मद में जो रकम इन्होंने डाली है ज़रा उसको बता दें कि एक्स्ट्रा टैक्स, जनरल सेल्स टैक्स, फिर आपके मीटर पे टैक्स, फिर एडजस्टमेंट 10,000 की। वो कहता भाई इतनी तो मैंने बिजली यूज़ नहीं की जितने मुझे टैक्स डाल दिए। तो मैंने कहा भाई ये तो ऐसे ही है। बात ये है, देखें आप टैक्स वसूल करें, लेकिन अगर आप उसके साथ आवाम को सहूलत दें ना, रोज़गार दें, रोज़गार के मौके दें, उनके बच्चों को तालीम दें, सेहत की सहूलियात दें, फिर यकीन जाने हर बंदा खुश होता है, हर बंदा खुश होता है। जब आप कुछ दे ही नहीं रहे, सिर्फ वसूल कर रहे हैं, फिर तो होगा तो यही ना। दूसरी बात यही, अगर आप हाल रोड पे चले जाए ना, तो ये जो दुर्नियाब साहब ने बात की कि एक डिवाइस आ रही है ना, ये लीगली तो नहीं आ रही, स्मगल हो रही है ना। आप यकीन जाने आपके हाल रोड में हमारे, माजरत के साथ अगर किसी पठान भाई को बुरा लगे, हमारी जितनी ताजर बरादरी है ना वो इस वजह से परेशान है कि हमारे जो वहाँ पर पठान भाई बैठे हुए हैं, जो रातों रात प्लाजे खरीद लेते हैं और किसी को पता ही नहीं चलता कि इनके पास पैसा कहाँ से आता है। इतनी स्मगल शुदा अशिया जो है वो वहाँ पर ला रहे हैं, ट्रकों के ट्रक भर के लाते हैं कि जो बाकी वहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, जो टैक्स भी पे कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो अगर कोई चीज़ जो है वो 1,000 रुपए की बेचारे बेच रहे हैं टैक्स पे करके, हमारे पठान भाई जो है वो 400-400 रुपए की बेच रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो चीज़ों को मुख्तलिफ पार्ट्स में ला रहे हैं, और यहाँ तक लाने में उनकी सहूलतकारी क्या है, फिर वो सब लोग इस पे तो फिर कोई बात ही नहीं है, क्योंकि वो लोग भी धड़ल्ले से कहते हैं कि यहाँ तक आए और अपने, कैसे पॉसिबल है कि स्मगल शुदा ट्रक जो है यहाँ पर पहुंच जाता है? वही ना, सब लोगों को मालूम होता है, सब लोग अपना हिस्सा ले लेते हैं और फिर काम चलता रहता है। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, अगली खबर की तरफ आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। अच्छा जी, अगली खबर हमारे पास है जी, मूनसून लाहौर की जो मखदूश इमारतें हैं उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है। इंतजामिया मुतबादिल जगह फराहम करने में कासिर है। दुर्रे नायाब आपसे आना चाहूँगी। देखिए ये मसला तो शायद मेरी हर साल का सहाफ़त से पहले का है। मैं सहाफ़त में आया भी नहीं था, मेरा ख्याल लाहौर शायद 2007 में जब आया, ऑनेस्टली ये हर साल तो तब का मसला था। और आप ये भी बताएं कि बड़े बड़े वाकयात हुए भी हैं। यकीन करें, मेरा एक दोस्त ओल्ड हेले कॉलेज वहाँ पे वो रहता था हॉस्टल में, तो मैं न्यू कैंपस से ओल्ड कैंपस कभी वीकेंड पे उसके बाद चला जाता था, तो यकीन करें पूरी रात मुझे इसी चक्कर में नींद नहीं आती थी कि वहाँ पे हॉस्टल की छत कभी गिर ना जाए। वो इतने मखदूश है उस हॉस्टल की, और फिर उससे मुल्हिका सारी आबादियाँ, पुरानी अनारकली, न्यू अनारकली, धनिया रोड, नीला गुंबद, इसके साथ जितनी भी आबादियों में घुस जाएं आप, इतनी ज़्यादा मखदूश इमारतें हो चुकी हैं कि अब वो दो इमारतें जुड़ी होती है ना, उसके दरमियान भी यूँ क्रैक आना शुरू हो गया। आप रंगमहल वाली साइड पे चले जाएं, आप रंगमहल वाली साइड पे चले जाएं, खौफ आता है।
इमारतें एक दूसरे से अपनी जो होती है ना वाबस्तगी वो खो चुकी अच्छा, है। और वहाँ पे एक ये बहुत चीज़ है कि तारें सारी बिजली की जो हैं वो घरों के ऊपर गिरी हुई हैं। देखें अब मजबूरी है ना, मजबूरी है लोगों की, लोग वहाँ से छोड़ के कहाँ चले जाएं, इतनी महंगी रिहाइशें लाहौर की हो चुकी हैं, जो जा सकते थे चले गए, अच्छे अच्छे लोग छोड़ गए। हमारे आमिर रजा भाई देखें, वो भी दूर शहर छोड़ के कब के शिफ्ट हो गए, जो अफोर्ड कर सकता था वो दूर शहर छोड़ गया। अब जो वहाँ पे रह गए हैं वो लोग हैं जो नहीं कर सकते, वो लोग हैं जिनकी माहाना इनकम शायद 20-25 हज़ार से भी कम हो, वो लोग हैं बेचारे जिनके पास रहने को कोई आसरा नहीं है और अब उनकी बाकी रही सी ज़िंदगी जो है वहाँ पे बसर करने पे मजबूर है। मसला ये है कि इसका हुकूमत ने प्लान, मैं हर साल ये सुनता हूँ कि जी हम निकालेंगे लोगों को, किराए पे कहीं शिफ्ट करेंगे, इन इमारतों को रिपेयर कराएंगे, रिपेयर कराने के बाद वापस उनको किराए से उठा के वापस लाएंगे और किराया सरकार देगी। मेरे कान पक गए हैं ये प्लान और ये हर साल ये प्लान है, हर साल ये प्लान है। आप लाहौर की डेवलपमेंट पे आप 71 अरब रुपए लगा रहे हैं, अगर आप 1 अरब लगा के ये पुरानी मखदूश इमारतों की भी रिपेयरिंग करा दें तो कितनी बड़ी कोई रॉकेट साइंस है, कितना बड़ा मसला है। यही डिप्टी कमिश्नर साहिबा हैं, यही कमिश्नर साहब हैं, यही MCL है, इन्होंने ही करना है। लेकिन आवाम के लिए फिर वही बात, इमरान कहेगा अब मैं वो कहूँ वो मखदूश इमारतों वालों को भी कहीं कोई फाइलर हो जाए। नहीं, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि दुर्रे नियाब बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, इसलिए ये हुकूमत को बिल्कुल पसंद नहीं आएंगे। मैं कह रहा हूँ उनको भी कहीं फाइलर हो जाए जो पहले गिरती इमारतों में जाने जब से मैं और दुर्रे नियाब ये बीट कर रहे थे, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जब से कर रहे हैं ना, तब से यकीन जाने हर साल हमें पता है कि जी अब क्या होना है। मानसून आते ही सबसे पहले क्या होना है कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने नोटिस जो है वो जारी करने हैं। हमेशा की लिखी हुई एक वो होती है प्रेस रिलीज, गर्मी आनी है, इमरान गर्मी आनी है, आग लगनी है किसी प्लाजा में शालगुल ऐसे, और मानसून आ तो इमारत गिरनी है। होता यही है कि हर साल एक लिस्ट जारी कर दी जाती है कि शहर में इतनी खतरनाक इमारतें हैं, और जिस तरह इस बार लिस्ट जारी की गई है कि शहर में 487 ऐसी इमारतें हैं जो कि मखदूश हैं और खतरनाक है, जिनमें से 400 सिर्फ अंदरून में। और होता क्या है, उनको नोटिस जो है वो सर्व कर दिए जाते हैं। और बिल्कुल जो दुर्रे ने आपने बात की, वाकई हुकूमत का यही प्लान होता है कि इन लोगों को हम शिफ्ट करेंगे। पहले उनको स्टार्ट में ये कहा जाता था कि भाई आप किसी महफूज मुकाम पर चले जाएं और इनको खाली कर दें। जब उन लोगों ने ये कहा कि भाई हमारे पास तो खाने को जो है वो पैसे नहीं है, हम कहाँ पर किराए पर जाएं, ये तो हमारे आबाओ अजदाद की जगह हैं जो कि मुश्किल से हम इसको जो है उनमें रिहाइश पजीर है। तो गवर्नमेंट ने फिर ये प्लान दिया था कि ठीक है हम इनको वक्ती तौर पर जो है यहाँ से शिफ्ट करेंगे, फिर इनको मुरम्मत करके और फिर जो है इनको वापस लोगों को कर दिया जाएगा, जो कि रियासत की जिम्मेदारी है। रियासत का असल काम ही ये है। लेकिन माजरत के साथ हमारी रियासत जो है ना, जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे कि हमने तो सिर्फ उनका ना खून निचोड़ना है, उनको जैसे वो पुराने वक्तों में हमें भी याद है, अब तो जो है वो ऑटोमेटिक मशीनें आ गई हैं। लेकिन जब हमारी बहनें और माएँ जो हैं वो कपड़े धोया करती थी तो कपड़ों को ऐसे निचोड़ा करती थी, तो गवर्नमेंट जो है वो आवाम को भी ऐसे निचोड़ रही है, डंडे से कुछ भी लगाते थे, याद है कपड़े वही हो रहा है, किसी तरीके से इनको निचोड़ लिया जाए, बदले में कुछ दिया नहीं जा रहा। परमानेंट हल भी तो आपको निकालना है ना। अब आप क्या हर साल ये इंतजार करेंगे कि 1-2 इमारतें गिरे? यहाँ पे आपने लिख दिया 87 इमारतें खतरनाक हैं, लेकिन इससे ज्यादा होंगी, बहुत ज्यादा होंगी, बहुत ज्यादा है। और बहुत ज्यादा इमारतें जो है वो वक्त के साथ साथ एलिमिनेट हो गई हैं। मिसाल के तौर पे जब अनारकली स्टेशन बना ऑरेंज लाइन का, तो उसके साथ बहुत सारी जो है वो प्री पार्टीशन इमारतें मौजूद थी जिनको डिमोलिश कर दिया गया। बहुत बड़ी इमारतें थी, वो अब खत्म हो गई। इसी तरह बहुत सारी ऐसी इमारतें हैं जो आप महफूज करने की बजाय उन्हें खत्म कर दिया गया था। तो उसके बाद बहुत सारी ऐसी इमारतें हैं जो कि आपकी अब तकरीबन अपना निशान भी भूल गई है। मुझे वो एक नाम भूल गया, उस इमारत का बड़ा भला सा नाम था। तो अब तो लोगों को याद भी नहीं है, हमें भी भूल गया है कि कहाँ पे क्या इमारतें थी। और इसके बाद ये है कि ये खाली नहीं हो सकती। यहाँ पे जो लोग रहते हैं ना, इमरान की बात ठीक है कि वो तो 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते, वो निकल के कहाँ जाएंगे? आपका कोई प्लान इनके लिए नहीं है। आपने सस्ते घरों की बात करते हैं, इनको सस्ते वक्ती तौर पर अकोमोडेशन देने के काबिल हमारी इस वक्त हुकूमत नहीं है। मुझे समझ नहीं आता कि हम आगे क्या करेंगे। और अब जिस तरह बात की जाती है जी कि बारिशें आ रही हैं, तो बारिशों में खुदा ना खासा कोई नुकसान होता है, हैवी स्पेल आ रहे हैं, और हमें इससे बचना चाहिए। मानसून वाली बारिशें खतरनाक इसलिए होती हैं कि ये मुसलसल पूरा दिन होती रहती हैं। छतों पे अगर पानी मुसलसल खड़ा रहता है, जो पहले इमारतें इतनी मखदूश हैं उनमें मुसलसल अगर छतों से पानी जाता रहेगा दीवारों में, तो फिर क्या हालत उनकी हो जाएगी। सो ये तो खतरा आपके ऊपर मंडला रहा है। लेकिन ये कागजी कार्रवाइयाँ, ज़बानी जमा खर्च, अब इनसे काम नहीं चलने वाला। लेकिन इस पर ना कभी कुछ हुआ ना होता नजर आ रहा है। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे।
अगली खबर की तरफ आएंगे। खबर है चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से साबिक क्रिकेटर्स की तवील मुलाकात हुई है। डोमेस्टिक क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने पर इत्तफाक किया गया है और ये मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी अमल है। इमरान, देखिए जी बिल्कुल जो कारकर्दगी रही है रिसेंटली हमारी टीम की, उसके बाद जो है वो काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था। सिर्फ खिलाड़ियों को नहीं बल्कि हमारे बोर्ड को भी जो है वो तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था और जो सिलेक्टर्स हैं उनकी कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान जो है वो आ रहे थे। हम ये इस चीज़ से तो सब लोग वाकिफ़ हैं जो क्रिकेट में दिलचस्पी रखते हैं या खेलते हैं, उनको पता है कि जब तक आप अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को मजबूत नहीं करेंगे आपके पास उस जैसा टैलेंट जो है वो नहीं निकल पाएगा जो आगे जाके मुल्क का नाम जो है वो रोशन करेगा। दूसरी बात ये रही कि हमारे क्रिकेटर्स की सबसे बड़ा जो मसला रहा है ना वो फिटनेस का रहा है। हमेशा आपने देखा है कि अनफिट होकर बाहर जो है वो आ जाते हैं और मोस्टली मेरे ख्याल से सिर्फ हमारी पाकिस्तानी टीम है जिसमें सबसे ज़्यादा प्लेयर जो हैं वो अनफिट नज़र आते हैं। और जब तक वही बात है कि जब तक आप डोमेस्टिक क्रिकेट को आम नहीं करेंगे, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर को मजबूत नहीं करेंगे, आपके पास नया टैलेंट जो है वो सामने नहीं आएगा। ठीक है, आपको अपने लड़कों को इस वक्त अशद ज़रूरत है कि वो बगैर किसी डर के खेलें। लेकिन हमारे यहाँ पर देखा ये जाता है कि हमारी टीम जब भी खेल रही होती है ना तो वो डिफेंसिव ज़्यादा रहती है, अटैक पे कम जाती है। तो जब हमारे कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं लेकिन वो माजरे के साथ इक्का दुक्का ही हैं कि जो अटैकिंग जो है वो बैटिंग करते हैं, या शाहिद अफरीदी के बारे में तो सबको पता है कि वो जब भी आए वो बंदा जो है वो अपनी नेचुरल गेम जो है वो खेलता रहा है। हमारे पास अभी भी जो यंग प्लेयर्स आए हैं उन पर थोड़ी सी मेहनत जो है वो करने की ज़रूरत है, जो कि अभी भी अटैकिंग बैटिंग जो है वो करते हैं या अटैकिंग खेल जो है वो खेल रहे हैं, उन पर थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है। ठीक है, आप उनको चांसेस दे रहे हैं, कभी वो नाकाम भी हो जाते हैं, लेकिन आपको उन्हें वक्त देना पड़ेगा। ये नहीं कि आप उन्हें उठाकर साइड पर बिठा देते हैं। हमारे लोग जो हैं, पब्लिक की भी बात करूं तो जब हमारी टीम कामयाब होती है तो फिर ठीक है, हर तरह से सताइश जो है वो मिलती है, लेकिन जब हमारी टीम नाकाम होती है तो फिर वो खिलाड़ी से शुरू होके मैनेजमेंट, सिलेक्टर और कहाँ तक चले जाते हैं। भाई वो उन बेचारों का क्या कसूर है, उन्होंने तो अपनी प्लानिंग के साथ टीम बनाई ना, देखा कि उनकी कारकर्दगी क्या रही है। वो ये नहीं देखते कि भाई एक मैच में अगर कोई एक नहीं चला तो उसको ठीक है आप साइड पे बिठा दें। उन्होंने प्रॉपर सारी सीरीज़ जो है वो देखनी होती है, किसकी क्या कारकर्दगी रही है, उसको उस दर्जा देकर फिर टीम में जो है वो शामिल किया जाता है। तो हमारे यहाँ पर टैलेंट मौजूद है, जो ज़रूरत है वो उसको आगे लाने की है। और हमारे मुख्तलिफ लीग्स जो हैं अब हो रही हैं तो उम्मीद यही जाहिर की जा रही है कि टीम जो है अच्छे प्लेयर सामने आएंगे और बेहतर परफॉर्म करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए इसमें एक फैक्टर तो इमरान ने बड़ा अच्छा डिटेल बताया, लेकिन दूसरा फैक्टर ग्रुप बंदी, आपकी टीम के अंदर लॉबिंग, सियासत और मसाइल, आपकी टीम की सियासत, इलाकाई बुनियादों पर सियासत कि जी हम कराची के हैं तो हम लाहौर के हैं, इधर हम पंजाब के हैं, उधर हम सिंध के हैं। ये बहुत बड़ा इशू है। मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छी बात है कि चेयरमैन किसी भी ने इस चीज़ का यकीन दिलाया कि आप फिक्र ना करें, मैं पाकिस्तान की क्रिकेट को दुरुस्त करके दिखाऊंगा। और उन्होंने इसको एज ए चैलेंज लिया, इस फेलियर को जो इस पर T20 के दौरान हमें देखने को मिला है, जिससे पूरी कौम मायूस हुई है। ख़ासतौर पे वो मैच जिसमें हमने 51 डॉट खेली और 11 टोटल हमें रन चाहिए थे। तो ये चीज़ें तो देखें ना, आपको नज़र आती है। इमरान ने चलो एक बात की कि वो डिफेंसिव चले जाते हैं, हम डिफेंसिव नहीं जाते। हमारे अंदर जो विल है ना वो ख़त्म हो चुकी है। अगर इतनी आसानी से 51 बॉलर हम डॉट कर सकते हैं और 11 रन नहीं बना सकते तो मुझे नहीं समझ आता। आप अगर उसी मैच का हवाला लें, उसके बाद आके एक दो नीचे जो बिल्कुल एंड वाले ऑर्डर के प्लेयर थे, उन्होंने आके फिर 2-3 चौके मारे और खेला। क्या उनके चेहरों पे कोई खौफ था? तो इनके चेहरों पे कोई अलग खौफ है। सिर्फ एक ये बात कि जी हम सीनियर हो चुके हैं, हमें कोई कुछ कह नहीं सकता, हम तो इस कौम का असासा हैं, हम इस मुल्क के लिए पता नहीं क्या कर रहे हैं जो कोई नहीं कर रहा है, तो लिहाजा जो है ना हमें कोई कुछ ना कहे, ठीक है। और मुझे वो बात एक अच्छी लगी उसकी, किसी प्रोग्राम में नेशनल चैनल पर बैठ के एक साबिक क्रिकेटर किसी मौजूदा क्रिकेटर के बारे में कह रहे थे कि आपको क्या लगता है वो मैच हारने के बाद रोते हैं, आंखों में क्या तकिए देकर रात को अपने बेडों पर सो जाते हैं? कहते हैं वो शॉपिंगें करते हैं, वो यूरोप में, बरतानिया में, अमेरिका में जाके वो बाज़ारों में निकल जाते हैं मैच हारने के बाद। वो अपनी फैमिलीज़ के साथ अपने रिश्तेदारों के लिए शॉपिंग करते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, खाना खाते हैं, इंजॉय करते हैं, फिर आ जाते हैं। और इधर कौम जो है ना वो टीवी तोड़ देती है, ठीक है, आपकी मेरी बोलचाल बंद हो जाती है और हम जो है ना जीने मरने पे आ जाते हैं। तो जज्बातियत अपनी जगह, लेकिन हकीकत देखें कि उनके शशके नहीं ख़त्म हो रहे होते। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक जगह टीम की कोई टूर्नामेंट एंड हुआ, ये रिसेंट पास्ट की बात है,
तो जब उनको कहा गया कि अब आप आएँ, आप आके लोकल क्रिकेट की तरफ तवज्जो दें, तो उन्होंने कहा जी हमें हफ्ता चाहिए, हमने भी ज़रा फिरना है, शॉपिंग करनी है। फिर वो टीम हफ्ते बाद आई थी। ये ऑन रिकॉर्ड बात है। मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा कि किसी की दिल आज़ारी ना हो, मुझे उस प्लेयर का भी पता है जिसने चेयरमैन पीसीबी से ये मैसेज कन्वे करवाया उनको कि जी हम अभी नहीं आ रहे। तो कहने का मतलब है कि ये तो इनके हालात हैं, आप इनके संजीदगी के लेवल, आप इनकी जज्बातियत के लेवल देख लें और आप इनके मस्खरे पुने भी देख लें। एक फास्ट बॉलर है, उनके मस्खरे पुने तो सारे देखते हैं, हमारे दोस्त हैं, मेरे तो काफ़ी मुलाकातें हैं, लेकिन वो इन चीज़ों को जनाब उनके वैसे बड़े ज़बरदस्त तरीके से इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन खेलने की बारी आई है तो मौत पड़ेंगे। अब हमें ज़रूरत सिर्फ इस चीज़ की है कि हम जो है ना नए ब्लड को मौका दें, डोमेस्टिक क्रिकेट की बहाली डोमेस्टिक की तरफ आना और इस पर काम करना। अगर चेयरमैन पीसीबी ये कर गए, जिसपे मेरा ख्याल है वो 80-90% काम कर चुके हैं, अब तो सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट करना है ना, वहाँ से अच्छा टैलेंट लेना है, उसको आगे लाना है, और जो परफॉर्म नहीं कर रहा वो बाहर जाएगा, जो करेगा वो रहेगा। इस बुनियाद पे दूसरी बात कि चेयरमैन पीसीबी ने कल भी यकीन दहानी कराई है कि बाकी चेयरमैन की तरह नहीं, उनका कोई अमल दखल नहीं होगा, सिलेक्टर्स को फ्री हैंड है, आपके कोचिज को फ्री हैंड है, जिस किस्म की ट्रेनिंग उनको रिक्वायर्ड है रिजल्ट्स के लिए वो ट्रेनिंग लें। अब जब चेयरमैन इतने पीछे होके आपको मौका दे रहे हैं तो हमारी पूरी सिलेक्टर्स की टीम को, हमारे कोचिज को, हमारी टीम को अब वन यूनिट होने की ज़रूरत है। अब छोड़ दें कि ये कराची के लोग थे, वो लाहौर के लोग थे, हम पंजाबी थे, हम सिंधी थे, ये नहीं, ये टीम में नहीं हो सकता। टीम के अलावा आप खेलें तो जहाँ मर्जी खेलें। हम बेहतरी की उम्मीद कर सकते हैं और ये सोच सकते हैं कि अगर इस डोमेस्टिक क्रिकेट पर काम हो जाएगा तो मेरे ख्याल से अच्छा, एक सीरीज चल रही है इंग्लैंड में, उसमें हमारे सीनियर प्लेयर खेल रहे हैं, शायद इमरान ने देखी हो, और हम उसमें अनबीटेबल जा रहे हैं, यानी कि हम कोई मैच नहीं हारे, मुकाबला ही कोई नहीं। सुहेल तनवीर सर उसमें बॉलिंग करवा रहे हैं, बल्कि भारत को 100 से ज्यादा रन से हराया। तो मुझे ये बताएं कि अगर आप ये मैचेस दिखाएं बिठा के इस टीम को। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। एक बार फिर से हम प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। वजीर आला को MCL और LDA के रेवेन्यू जनरेशन का तकाबली जायजा पेश किया गया। LDA को शहर भर से 45 अरब रेवेन्यू इकट्ठा करने का टास्क दिया गया। 45 अरब रुपए। देखिए, मैं कल इस खबर पे ना काफ़ी मेरे दोस्तों ने मुझे कहा, कुछ मेरे इमरान के मुश्तरका दोस्त भी हैं, कि आपने MCL के साथ बड़ी ज्यादती की है। मैंने भी अब पढ़ी है, मुझे भी लग रहा है। प्रेजेंटेशन आप देख लें जो मैंने कल शेयर की, MCL की अपनी प्रेजेंटेशन है, उन्होंने पूरे साल में सिर्फ 6 करोड़ रुपए इकट्ठे किए। अच्छा। जबकि LDA ने इसकी निस्बत अपने एरियाज़ में 10 अरब का रेवेन्यू इकट्ठा किया। अब MCL का एरिया थोड़ा नहीं है, MCL का बहुत बड़ा अच्छा खासा एरिया है, मेरे ख्याल से LDA से ज़्यादा एरिया उनके अंडर। और इमरान उस प्रेजेंटेशन में कोई भी जोन, चाहे वो शालीमार था, वागा था, दाता गंज बख्श था, जो भी थे, वो कोई भी 30% से ऊपर नहीं जा सका अपनी रिकवरी में। जबकि LDA के जो जोन्स थे उसमें वो 90%, 80%, ठीक भाई, वहाँ पे उनकी तारीफ बनती थी। और यही जब तकाबली जायजा पेश किया गया वज़ीर आला साहिबा को, जिसमें वो 2 घंटे उन्होंने LDA में बैठी हैं, कुछ तो उनको पेश किया गया होगा ना, वहीं से ये खबर डिग आउट हुई कि उन्होंने कहा कि अगर ये आप 45 अरब का अगर मैं पूरा शहर आपको दे दूं तो 40-45 अरब तो आपके लिए इकट्ठा करना मसला ही नहीं होगा। आपको अगर मैं लेस देन 50% लाहौर से आप 10 अरब इकट्ठा कर सकते हैं, जो कि आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि आइंदा साल वो 20 अरब इकट्ठा कर लेंगे। अब LDA ने अपना आइंदा माली साल में 20 अरब रखा है कि हम 20 अरब तो अपने एरिया से इकट्ठा कर लेंगे। सही। तो आप मुझे 20 अरब रुपए कम से कम यहाँ से भी MCL से भी इकट्ठा कर दें। आपको स्कीमें, आपको रोड्स, कमर्शलाइजेशन, आपको सारे इश्यूज दे देती हैं, तो आप इसको इसी बुनियादों पे कवर कर ले। ये टास्क उन्होंने सौंपा है और इसी को वो ओवरसी कर रहे हैं। इस 45 अरब में 20 अरब LDA का अपना है, जो कि उन्होंने पिछले साल में 10 अरब इकट्ठा किया। इस साल वो डबल इकट्ठा करने की जो है उन्होंने कहा जी कि हम कर लेंगे 20 अरब रुपये, और जो 25 अरब रुपये है वो MCL के एरिया से इकट्ठे करने का मैकेनिज्म बना रहे हैं, लेकिन इस पर कुछ टेक्निकल इशूज़ है। LDA अथॉरिटी है, उसके अंदर पॉलिटिकल हिंड्रेंस नहीं है, जबकि MCL के एरिया में अगर आपने माल रोड से एक फटा भी उठाना है तो पीछे किसी ना किसी MNA MPA का, किसी मिनिस्टर का फोन आ जाता है। क्योंकि इमरान ने बहुत ज्यादा कारपोरेशन की है, मैं अब इसकी तरफ फेंकूंगा। तो ये टोटल उस कहानी थी, उसमें उन्होंने कहा जी कि आप मुझे मैकेनिज्म पेश करें, मैं आपको इजाजत देती हूँ, पूरे शहर से आपने मुझे 45 अरब इकट्ठा करके देना। और ये मेरे ख्याल से मुश्किल इतना टास्क नहीं है। देखिए, मुश्किल टास्क नहीं है। बात ये है कि शहर का एक बड़ा हिस्सा जो है वो MCL के पास है, जिस तरह दुरानी आपने बताया कि शहर में जितनी कमर्शियल प्रॉपर्टी है, जितनी MCL के पास है, उसका अशर भी LDA के पास नहीं है। LDA की तो कुछ स्कीमें होंगी, कुछ रोड होंगी ना, MCL के पास तो पूरा शहर है और एक अरसे से है। अब आप ये देखें ना कि दोनों इदारे ही हैं ना, दोनों इदारे ही हैं। LDA जो है वो इकट्ठा कर रहा है 10 अरब, ठीक है, कमर्शलाइजेशन,
इसके साथ नक्शा फीस और इसके साथ जुर्मानों की मद में वो 10 अरब इकट्ठा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है वो सिर्फ 6 करोड़ रुपया इकट्ठा किया जा रहा है। दुर-ए-नियाम ने जो ये कल खबर दी है कि मुझे वाकई ये चीज़ बड़ी सजेशन जो है बड़ी अच्छी लगी कि वज़ीर आला ने जो है वो कहा है कि भाई आप MCL का एरिया जो है वो भी LDA ले ले, अगर आप इतना रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं तो अच्छी बात है, इसमें होगा क्या, होता क्यों नहीं है। माजरत के साथ इसमें हमारे फिर कई दोस्त जो हैं वो रगड़े जाएंगे, आ जाएंगे, क्योंकि आपका टाउन जो है वही हर चीज़ में इन्वॉल्व होता है ना, उसी ने जो है वो टैक्स जो है वो इकट्ठा करना है, टैक्सेशन करनी है, नक्शों की मंजूरी देनी है, फाइन करने हैं, लेकिन उसमें जब वो अपना पेट भरेंगे तो फिर सरकार का कैसे भर। ठीक है, LDA की तरफ तो अब गवर्नमेंट जो है उसका ज़्यादा एम्फेसिस जो है वो LDA की तरफ है कि भाई ये टैक्स कितना इकट्ठा कर रहे हैं, इन पे नज़र होती है। MCL की तरफ जो है ना, माजरत के साथ उनकी कारकर्दगी बिल्कुल हमें वैसी नज़र नहीं आती जैसी होनी चाहिए, और माजी में भी कोई अच्छी उम्मीद फिर आप ना रखें। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम ब्रेक लेंगे, आप हेडलाइंस जाने, उसके बाद शो में आते हैं दोबारा। वेलकम बैक वंस अगेन। हम प्रोग्राम में अभी गुफ्तगू करने वाले हैं बहुत ही अहम टॉपिक पे, और अहम इसलिए है कि बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं। फुलबेरी अक्सर लोग कहते हैं कि ये ला इलाज है, और फिर ये शदीद गर्मी में लोगों के लिए बहुत बड़ा मसला इसलिए हो जाता है कि जब बाहर वो लोग निकलते हैं तो आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा रेड होना शुरू हो जाती है, और कुछ लोगों को उससे जलन भी होना शुरू हो जाती है। फिर बहुत सारे सवालात इससे जुड़े हैं कि अगर आपने मछली के साथ दूध पी लिया तो ये इस वजह से हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं ये जेनेटिक होती है, अगर पेरेंट्स में है तो कितने चांसेस हैं कि आगे बच्चों में हो जाए, इसका परमानेंट इलाज कोई है या नहीं है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारी मेहमान मौजूद हैं, स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर कंजा आफ्ताब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो कुछ मिथ्स जो इससे रिलेटेड है ना, मुझे उस पर रोशनी डाल दें कि क्या ये वाकई ही अगर आपको स्पेसिफिक टाइप है मछली की वो खा लें, दूध पी लें तो हो जाती है, या ये जेनेटिक है। बहुत सारी चीज़ें हम सोशल मीडिया से देखते रहते हैं। जी बिल्कुल, ना इसकी अवेयरनेस देना बहुत बहुत ज़रूरी है कि बिल्कुल भी मछली के बाद दूध पीने से फुलवैरी नहीं हो सकती। ऐसा कुछ लोग कहते हैं वाइट चीज़ कोई भी खा ले ना, आप दही ले ले, दूध ले ले, उसके बाद ये हो जाती है। नहीं, बिल्कुल भी इसका दूध दही इतनी अच्छी खुराकों के साथ बिल्कुल भी कोई लिंक नहीं है। ठीक है। और ऐसी अच्छी मछली और दूध जैसी अच्छी खुराक के साथ इसको लिंक करना मेरे ख्याल में गुनाह है। तो बिल्कुल भी इसके साथ आपने लिंक नहीं करना। आप बिल्कुल मछली खाएं और दूध पिएं, बेशक थोड़ा सा गैप दे लें। अगर आप बहुत ज़्यादा मछली खा के ऊपर से दूध पी लेंगे या इवन पानी भी पी लेंगे तो आपको हैज़ा होने के चांसेस हैं। हाँ। तो लेकिन फुलवैरी होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। तो इसको तो आज जहन से निकाल दें, बिल्कुल ये एक मिथ है और इसको बस्ट कर दें। बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, होती क्यों है, रीज़न इसकी क्या है? जी, रीज़न इसमें यह है कि हमारे अपने मुदाफ़ती निज़ाम जो है वो हमारे रंग पैदा करने वाले खुलियों के ख़िलाफ़ हो जाता है। ठीक है। तो हमारे हर स्किन में एक रंग है, अल्लाह ने एक ब्राउन या बादामी या डिफरेंट शेड्स रखे हुए हैं, वो एक ख़ास किस्म के खुलिये पैदा करते हैं, वो उन्हें कहते हैं मेलानोसाइट्स। ठीक। अब मेलानोसाइट्स के ख़िलाफ़ हमारे फ़ौजी जो हैं, जो आपके WBCs, उनको हम अपने जिस्म में फ़ौजियों का किरदार कहते हैं, तो वो आपके ख़िलाफ़ हो जाते हैं। तो वो आपके मेलानोसाइट्स को तबाह करना शुरू कर देते हैं और वहाँ से एक वाइट, बिल्कुल मिल्की वाइट पैच बनना शुरू हो जाता है और वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर आप उसका ख्याल नहीं करते या उसका इलाज नहीं कराते तो वो पूरे जिस्म पे भी फैल सकता है। ये उम्र के किसी भी हिस्से में हो सकती है, मर्द ख़वातीन दोनों में इक्वली इसके चांसेस होते हैं? जी बिल्कुल, मर्द और ख़वातीन में इक्वल चांसेस हैं। ज़्यादातर हमने देखा है, वैसे तो किसी भी एज में आ सकती है, बच्चों में भी आ सकती है, बुढ़ापे में भी आ सकती है, लेकिन मेजॉरिटी डिजीज़ जो है वो 20 से 30 ईयर्स की एज में 70 to 80% इन लोगों में आती है। फिर इसका ताल्लुक बहुत सारी ऐसी बीमारियों से होता है जो आपके मुदाफ़ती निज़ाम के, जिसमें आपका मुदाफ़ती निज़ाम आपके ख़िलाफ़ काम कर रहा है, जिसको हम ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं। ठीक है। उसमें आपका थायराइड हो सकता है, अगर आपको थायराइड का कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ है तो हो सकता है साथ फुलवैरी आ जाए। अगर आपको डायबिटीज़ है तो हो सकता है कि आपको साथ फुलवैरी आ जाए। कुछ खून की कमी होती है, जैसे पर्नीशियस एनीमिया है या बाल झड़ है, उसके साथ भी इसका लिंक है। ठीक है। ये जेनेटिक भी होता है डॉक्टर साहब, अगर आपके पेरेंट्स में है तो चांसेस हैं कि बच्चों के जो हो बहुत कम। विटिलाइगो जेनेटिक नहीं होता, लेकिन एक ख़ास किस्म की डिजीज़ होती है जिसमें आपने देखा होगा कि सर से लेके पाँव तक बहुत ही गोरा रंग होता है, आंखों के अंदर भी रंग नहीं होता, भवें और पलकें वो भी ब्राउन से, लाइट स्किन से कलर की होती हैं, तो उसको हम कहते हैं एल्बिनिज़म। एल्बिनिज़म जो है वो जेनेटिक है और वो जो है वो फैमिलीज़ में रन करता है। अगर एक फैमिली के किसी फ़र्द को है तो हो सकता है कि उनके बच्चों में और आगे ट्रांसफ़र हो, लेकिन विटिलाइगो बिल्कुल ट्रांसफ़र नहीं होता। ये काबिल इलाज है?
जी बिल्कुल, विटिलिगो का इलाज मुमकिन है अगर इसके पैचेस बिल्कुल अभी लोकलाइज्ड हैं, अभी शुरू हुआ है, तो आप इसको इलाज करा सकते हैं। फुलबेरी की तरफ आना चाहूँगी, इसका अब इलाज क्या है और मुस्तनद इलाज का इसका मौजूद है? क्योंकि बहुत सारे लोग साल हर साल हकीमों की दवाइयाँ खाते रहते हैं, हकीमों की दवाइयाँ लगाते रहते हैं, वो फॉर द टाइम बीइंग कलर थोड़ा सा आपको लगता है फिल हो रहा है, लेकिन उसके बाद वो दोबारा वही सिचुएशन। जी, जैसे मैंने अभी बात की कि आपने रूट कॉज इसमें देखी है कि किसी ऐसी बीमारी के साथ इसका लिंक है जो कि ऑटो इम्यून है, तो उस बीमारी का इलाज करने से या आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने से या इम्यूनिटी को थोड़ा सा राह रास्त पे लाने से ये चीज़ ठीक हो सकती है। लेकिन अगर ये बीमारी बहुत फैल चुकी हो, जैसे आप सर से पाँव तक सफ़ेद हो चुके हैं और दरमियान में कहीं कहीं ब्लैक पैचेस रह गए हैं, तो उस सूरत हाल में हम कहते हैं कि अब इन ब्लैक पैचेस को ख़त्म कर देते हैं ताकि आप इवन टोन में आ जाएं। लेकिन अगर अभी पैच बहुत छोटे हैं तो बिल्कुल लगाने वाली दवाइयाँ इसमें कारआमद हैं। फिर एक थेरेपी होती है, उसको हम कहते हैं अल्ट्रा वायलेट बी थेरेपी, यूवी रेज की बी थेरेपी। ये हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी अवेलेबल है। इस तरह का यूनिट होता है, एक अलमारी सी होती है, कैबिनेट बनी होती है, उसके अंदर आप जाके खड़े हो जाते हैं, ब्लू सी रेज निकलती हैं और उसके वीकली आप सेशंस लेते हैं। 2-3 मंथ्स के अंदर आपका विटिलिगो के पैच में रंग वापस आना शुरू हो जाता है। लेकिन ये बताना बहुत ज़रूरी है कि ये सब्र आज़मा काम है, इसमें काफ़ी लंबे इलाज चलते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आराम आता है। सही सही। डॉक्टर साहब मुझे ये बता दीजिएगा कि हम बहुत सारे हम लोग देखते हैं जो कहते हैं कि जी इसका इलाज कोई नहीं है, अगर आप इसका इलाज कराएंगे तो ये बीमारी की शक्ल किसी इख्तियार कर जाता है। क्या ये मिथ्स हैं कि वाकई ऐसे? नहीं, ये बिल्कुल मिथ्स हैं, ये बिल्कुल मिथ्स हैं। अगर आप उसको बर वक्त इलाज कराते हैं तो उसको रोका जा सकता है। फिर हर विटिलिगो या बर्स या फुलबेरी की डिफरेंट इकसाम है। कुछ इकसाम ऐसी हैं जिनका इलाज करना वाकई ही बहुत मुश्किल है, उनको हम रेजिस्टेंट डिजीज़ कहते हैं और उनका इलाज करना बहुत मुश्किल होता है, वो तेज़ी से फैल के आपके पूरे जिस्म में चली जाती है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि उसमें फिर हम ब्लैक पैचेस जो आपकी नॉर्मल स्किन है उसको ट्रीट करके उसको भी वाइट कर देते हैं। ठीक है। अब इस जो लोग इसका शिकार हैं उनको एहतियात क्या करनी है, क्योंकि ये इतनी शदीद धूप में जब वो बाहर जाते हैं ना तो वो शिकायत करते हैं कि जलन सी भी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह ने जो मेलानोसाइट्स पैदा किए हैं और जो हमारा ब्राउन रंग है, आप देखें कि जिन मुल्कों में धूप ज़्यादा है या टेम्परेचर हाई है उनका रंग थोड़ा डार्कर टोन्स की तरफ है। तो ये हमारा मुदाफ़ती निज़ाम है, अल्लाह ने ये इसलिए बनाया ताकि हम सूरज की मुज़र असरात से बचे रहें। तो जैसे ही ये रंग ख़त्म होता है आपके जिस्म से, तो वो सूरज की शुआएं डायरेक्ट विदाउट एनी प्रोटेक्शन आपकी स्किन पे पड़ रही हैं और उससे वाकई आपकी स्किन बहुत डैमेज होती है, सनबर्न होने के चांसेस होते हैं। तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं कि आपने बिल्कुल भी डायरेक्ट चेहरा लेके जो है धूप में नहीं जाना, क्योंकि आपको सनबर्न के चांसेस हैं। तो आपने ढक के कपड़ों से कवर करके या पी कैप पहन के या अम्ब्रेला लेके फिर जाना है और कोशिश करें कि सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे वाली धूप में आप ना निकलें। आप अपने ज़्यादातर काम जो हैं वो शाम को प्लान करें या अर्ली मॉर्निंग प्लान कर लें। सही। सो इसके जो लोग इलाज करा रहे हैं उनको केयर क्या करनी होती है? क्या कुछ खाने पीने में एहतियात करनी होती है या इसके अलावा इसकी कोई एहतियात नहीं है कि आपने टाइमली बस जी, इसको आज हम खाने पीने से अलहदा कर रहे हैं। फुलबेरी का खाने पीने से कोई ताल्लुक नहीं है, उसको बिल्कुल अलहदा कर दें। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको खाने से आपकी फुलबेरी शायद रुक जाए या शायद इतनी तेज़ी से ना फैले। उसमें ऐसी सारी चीज़ें जो कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं, जिसमें विटामिन सी है या एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जिसमें आपकी फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, सारी सब्जियां, ताज़ा फल, ताज़ा सब्जियां, लेमन वाला पानी, नींबू पानी, ये सारे तुर्श आपके फल, आपके ड्राई फ्रूट्स, नट्स, ये सारे जो हैं ये एंटीऑक्सीडेंट्स के बैंक्स हैं। तो अगर आप ये खाना शुरू कर दें तो हो सकता है आपकी इम्यूनिटी जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाए। अच्छा, मैंने तो ये सुना है कि जो फुलबेरी का शिकार लोग हैं उन्हें खट्टी चीज़ें नहीं खानी है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस मिथ को भी बस्ट कर दें। खट्टी चीज़ें, वाइट चीज़ें, कुछ लोग कहते हैं कि दूध दही पीने से तो पहले ही वाइट कलर की फुलबेरी है तो दूध दही अगर इस्तेमाल करेंगे तो और वाइट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम जो खाते हैं क्या हम उसी रंग के हो जाते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल। सो मुझे ये बता दीजिएगा कि अगर कुछ लोग इसका इलाज कराना चाह रहे हैं, खाने वाली दवाइयाँ भी हैं, लगाने वाली भी हैं, और इसका टाइम कितना होता है, कितनी देर में, अगर किसी के कुछ पैचेस में हैं? जी, उसमें अगर तो कुछ पैचेस हैं, छोटे पैचेस हैं तो और जिस्म के बहुत सारे हिस्से पे नहीं फैले हुए, तो 2 से 3 महीने में इनका इलाज करना मुमकिन होता है। पहले हम बिल्कुल माइल्ड लगाने वाली दवाइयों से शुरू करते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम ट्रीटमेंट्स को अकॉर्डिंग टू रिस्पॉन्स चेंज करते हैं। हम देखते हैं कि एवरी 2 वीक्स में इस मेडिसिन का रिस्पॉन्स आ रहा है या नहीं। अगर नहीं आ रहा तो फिर हम उसको चेंज करके नए ट्रीटमेंट को स्टार्ट कर देते हैं। पहले लगाने वाली दवाइयों से स्टार्ट होता है और उसके बाद फिर जैसे मैंने अभी बताया UVB थेरेपीज़ हैं,
वो दी जाती हैं, और उसके बाद कुछ खाने वाली दवाइयाँ हैं, लेकिन हमने देखा है कि खाने वाली दवाइयाँ बहुत कारआमद साबित नहीं हो पाती। ठीक है डॉक्टर साहिबा, एहतियात क्या करनी है, क्योंकि वो लोग जो किसका शिकार हैं, अब लड़कियां तो फेस पे मेकअप भी करती हैं, इसके अलावा आप स्किन ट्रीटमेंट भी कराते हैं, पॉलिशर वगैरह भी करते हैं, सो क्या अगर किसी के फेस पे पैचेस हैं तो उन्हें इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है? नहीं, बिल्कुल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं, आप नॉर्मल मेकअप्स यूज़ कर सकते हैं। कोशिश ये करें कि पहले अपने उस वाइट पैच को कवर कर लें, अपने सनस्क्रीन से कवर कर लें, अपने मॉइस्चराइज़र से कवर कर लें, ताकि जो भी कॉस्मेटिक्स हैं वो डायरेक्टली उसके ऊपर ना लगें, और आपको एक तो सूरज के मुज़र असरात से बचे रहें और कॉस्मेटिक्स के भी मुज़र असरात से बचे रहें। तो जहाँ पे भी पैच हो उसको पहले कवर कर लें अपने सनस्क्रीन के साथ, उसके बाद अपना नॉर्मल मेकअप करें। आप इसके अलावा स्किन ट्रीटमेंट भी सारे करा सकते हैं, स्किन उसमें कोई ट्रीटमेंट भी इशू बिल्कुल करा सकते हैं, लेकिन चूंकि अब देखें हमारे ज़्यादातर स्किन ट्रीटमेंट्स होते हैं वो ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट्स होते हैं, तो वहाँ पे कराने का कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको, क्योंकि वहाँ पे तो सेल्स हैं ही नहीं, आपके डार्क करने वाले सेल्स हैं ही नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। मेसोथेरेपीज़ आप करा सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें स्किन की ठीक है, उसमें से सिर्फ रंग उड़ा है, बाकी उसमें कोलेजन भी है, इलास्टिन भी है, तो आप जो भी ट्रीटमेंट्स लेंगे आपकी स्किन की क्वालिटी बेहतर होगी। ठीक है, अब आपने इससे बचाओ, खुदा ना खास्ता अगर किसी को लगता है कि ये हो सकता है, सो उसको अपनी डाइट कैसी रखनी है, इन चांसेस को कम कैसे करना है, वो जो हम प्रिवेंशन की बात करते हैं ना, वो क्या है? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो ये देखना होगा कि अगर आपको कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज़ है तो आपने उसको अंडर कंट्रोल रखना है, उसके ट्रीटमेंट कराते रहना है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ को अंडर कंट्रोल होना चाहिए, अगर थायराइड है तो थायराइड की मेडिसिन आपको लेनी चाहिए, ताकि आपके जो इम्यूनिटी है वो बिल्कुल ख़राब ना हो जाए, वो अंडर कंट्रोल रहे। ठीक है जी। उसके बाद ये जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स वाली फूड की हमने बात की है, तो अब ये नहीं कह सकते कि किसको विटिलाइगो हो सकता है, आप बिल्कुल नहीं बता सकते कि किसको हो सकता है, ये बस एकदम से शुरू होता है और हो जाता है। तो होने के बाद आप कुछ कर सकते हैं, पहले कुछ बताना कि कोई ऐसा टेस्ट बताना कि इस स्किन में विटिलाइगो की कितने चांसेस हैं, ऐसा बिल्कुल भी आज की साइंस में मुमकिन नहीं है। बिल्कुल। शायद आने वाले और वक्त मेरे ख्याल से ये भी हमें बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम किसी को देखते हैं इलाज कराया, उसका बहुत जल्दी जो है वो ट्रीट हो गया, दूसरा बंदा कहता है मैं तो साल से करा रहा हूँ, तो ये पर्सन टू पर्सन भी बहुत वेरिएबल है ना, बहुत ज़्यादा वेरिएबल है। कुछ लोग इतनी जल्दी 2 हफ्ते की दवाई लगाने से ठीक हो जाते हैं, और कुछ लोग साल से इलाज करा रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे। तो ये हर एक का अपना मुदाफ़ती निज़ाम है कि वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है। दूसरा, मुस्तनद डॉक्टर के पास भी जाना बहुत ज़रूरी है, या आप हकीमों वगैरह के पास जाते रहेंगे तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बिगाड़ का शिकार हो जाती हैं ये चीज़ें। मैसेज क्या देखने वालों को देना चाहेंगे? मैसेज यही दूंगी कि SC बर्ड्स या फिलवैरी ये बिल्कुल भी डिसेबिलिटी नहीं है, इसको डिसेबिलिटी में मत लें। ये आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने से, कोई भी अच्छा काम करने से, अपने ख्वाब पूरे करने से नहीं रोक सकती। इसका इलाज कराएं, और इलाज नहीं भी होता तो हमने देखा है कि बहुत सारी सुपर मॉडल्स, हम पेरिस की, अमेरिका की, वो अपने फिलवैरी को दिखाते हुए और उसकी फुटेज लेते हुए मॉडलिंग कर रहे होते हैं, और उनको कोई भी बड़ा काम करने से फुलवैरी नहीं रोकती। तो अगर इसका इलाज नहीं भी हो पा रहा तो ये आपके नॉर्मल रूटीन में कोई फ़र्क नहीं लाती, आप सारे नॉर्मल ज़िंदगी के काम कर सकते हैं। और दूसरी एक ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है कि कंटेजियस नहीं है, ये एक से दूसरे को नहीं लग सकती। इवन आप शादी भी कर सकते हैं ऐसे लोगों के साथ, खाना भी खा सकते हैं, बैठ भी सकते हैं, दोस्त भी बना सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक से दूसरे को ट्रांसफ़र हो। सो ये तमाम चीज़ें जो आप सुनते रहते हैं सिर्फ मिथ्स ही हैं, क्योंकि लोग अक्सर जो हैं वो इन चीज़ों को इतना सर पे सवार कर लेते हैं कि परेशान होकर रह जाते हैं। डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिए। एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि कल मैट्रिक के इम्तिहान में पास हुए हैं, तो उनके लिए बड़ा अहम मरहला ये है कि आगे उन्होंने इंटर में किस सब्जेक्ट का इंतखाब करना है। ये बड़ा अहम मरहला होता है हर किसी की ज़िंदगी में, क्योंकि यहाँ से जो आपने सब्जेक्ट पकड़ लेना है, जिस फील्ड को ज्वाइन कर लेना है, फिर आगे आपको थ्रू आउट अपनी स्टडी में वही लेके चलनी होती है। अब ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट प्रेशर का शिकार हो जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स वालिदैन के प्रेशर में आ जाते हैं। पेरेंट्स चाहते हैं बच्चा इंजीनियर बने, पेरेंट्स चाहते हैं बच्चा डॉक्टर बने, बच्चा कुछ और करना चाहता है। सो ये प्रेशर, बच्चे की चॉइस को देखना, और काउंसलर का जो है वो आपकी ज़िंदगी में रोल क्या है, आपका टीचर जो कि आपको थ्रू आउट 5, 6, 7, 8 से पढ़ा रहा है, वो भी आपको बड़े अच्छे तरीके से जानता है। सो उसकी राय लेना, पेरेंट्स की राय लेना और बच्चे की चॉइस को देखना, ये सब चीज़ें मिलकर मेरे ख्याल से कॉम्बो बनना चाहिए, लेकिन बहुत जगहों पर ये हमें मिसिंग नज़र आता है। सो इसका रोल क्या होता है, और इस लेवल पर बच्चे के सब्जेक्ट का इंतखाब करना, उसके ट्रैक का इंतखाब करना कितना अहम है। हमारे साथ माहिर तालीम हुमैरा भुट्टो मौजूद है, उन्हें वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।
थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे अपना टाइम याद आता है कि जब आपने मैट्रिक के इम्तिहान दिए और उसके बाद रिज़ल्ट आने के बाद ये इतना अहम मरहला था कि समझ नहीं आ रही थी कि आपको किस सब्जेक्ट की तरफ जाना है। तो हर स्टूडेंट के लिए बड़ा अहम मरहला होता है, ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल है। इसको हमने आसान कैसे बनाना है? अच्छा देखिए, पहले तो हमें ये बात समझनी होगी कि दुनिया बहुत बदल रही है टेक्नोलॉजी के बाद ना। तो अब मेरे हिसाब से जब बच्चा 7वीं या 8वीं में होता है तो उस वक्त तक उसके शौक़ तो उसके अंदर डेवलप हो रहे होते हैं। तो उस वक्त उसके साथ बैठ के ये बात तय करना या इस बात का खोज लगाना, पता लगाना कि वो क्या बनना चाहता है, वो क्या बन सकता है, उसका नेचुरल ट्रेंड जो है वो किस तरफ है, वो 7वीं और 8वीं से शुरू करेंगे। तो फिर उसके बाद मैट्रिक में या ओ लेवल्स में वो बच्चा जो है वो साइंस या आर्ट्स वाले सब्जेक्ट्स रखेगा, वो बुनियाद बनेगी जी। और फिर आगे वो उसका फ़ैसला करेगा। तो ये बच्चे के शौक़ के साथ साथ उसके साथ बैठकर ये बात करना ज़रूरी है कि वो क्या बनना चाहता है, और साथ साथ उसको ये मशवरा देना, उसको थोड़ा सजेस्ट करना भी ज़रूरी है कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, क्योंकि बच्चा इतना ज़्यादा तो इल्म नहीं रखता। बिल्कुल। अच्छा, कुछ लोग अब नंबर्स बच्चे के देख रहे होते हैं, फ़लाँ सब्जेक्ट में अच्छे हैं, फ़लाँ में अच्छे हैं, इसको इस सब्जेक्ट को आगे लेके जाना है, अच्छा इंजीनियरिंग कर लेनी चाहिए, अच्छा मेडिकल की तरफ आ जाना चाहिए। सो ये किस तरह से डिसाइड आसानी से किया जा सकता है? कुछ बच्चे बड़े ब्राइट होते हैं, अनफॉर्चुनेटली किसी रीज़न की वजह से नंबर अच्छे नहीं आ सके, सो बड़ा मुश्किल हो जाता है ये चीज़ें फिर। देखिए, नंबर्स की बात नहीं है, इंसानी जहन नंबर से बहुत बड़ा है और ज़िंदगी तो जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है। आप सिर्फ एक सब्जेक्ट में कम या ज़्यादा नंबर से अंदाज़ा नहीं कर सकते। बिलफर्ज जैसे मुझे खेलने का शौक़ था और तो मुझे हिसाब नहीं आता था, और एक दफ़ा एक टीचर ने बहुत सख्ती से बात कर ली, तो मैं ज़िंदगी में कभी हिसाब में पास नहीं हुई, हालांकि मैं एक नॉर्मल अच्छी स्टूडेंट थी। नंबर्स की बात नहीं है, बात सिर्फ ये है कि अब जदीद दौर में आपके पास काउंसलर्स हैं, आपके पास माहिरीन नफ्सियात हैं, आपके स्कूल इतने ज़्यादा मॉडर्न हो गए और इतनी ज़्यादा थ्योरी और इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल आ गए हैं, हैंड्स ऑन सरगर्मियाँ होती हैं। आप ओवरऑल तबीयत का रुझान देखते हो। एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, 1.5 घंटे का टेस्ट आप करवा लें, आपको पता चल जाएगा। बाज़ दफ़ा आप ये भी तो हो सकता है टीचर बहुत बुरा हो, बच्चे को सब्जेक्ट अच्छा लगता हो लेकिन फिर उसमें वो मेहनत ही ना करता हो। बिल्कुल ऐसे ही है। सो अब मुझे ये बता दीजिएगा कि पेरेंट्स जो है ना वो चाहते हैं कि हर पेरेंट में अगर हम देखें ख्वाब यही होता है बच्चा इंजीनियर बन जाए, बच्चा डॉक्टर बन जाए, लेकिन आपको बच्चे की सलाहियत को कैसे जांचना है? यहाँ पे पेरेंट्स का रोल कैसा होना चाहिए? अच्छा, पेरेंट्स को ना हर सूरत में अगर बच्चे को देखो, हम बच्चों की कामयाबी चाहते हैं बतौर बड़े या पेरेंट्स। मुझे अपना बच्चा कामयाब देखना है किसी भी सिनेरियो, किसी भी केस में। उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि मुझे बच्चे के साथ सर जोड़ के बैठना पड़ेगा। सबसे पहला मरहला, 4 मरहले हैं इसके कि क्या करना चाहिए एक पेरेंट को। पहला मरहला ये कि आप बच्चे का शौक़ देखें, उससे बात करें। वो क्रिकेट खेलना चाहता है, वो आर्टिस्ट बनना चाहता है, गुलकार बनना चाहता है, वो मीडिया में आना चाहता है, या वो इंजीनियर बनना चाहता है, उसका दिल करता है। पहली चीज़ तो ये पेरेंट्स को पता करनी चाहिए। दूसरी चीज़ उनको ये पता करनी चाहिए कि फिर उसका एप्टीट्यूड टेस्ट हो, जिसको कहते हैं कि रुझान पता करें। 1.5 घंटे का टेस्ट है, 2 से 2,500 रुपये शायद ले लेते होंगे माहिरीन नफ्सियात। हमारे तो स्कूलों में होता है, हम तो फ्री भी करते हैं इसको। सो वो एक टेस्ट हो जाता है। उसके बाद आप ग्लोब को देखते हैं ना, तो आप देखते हैं ट्रेंड क्या चल रहे हैं। आपका बच्चा मैट्रिक के बाद अगर 6 साल के बाद अपनी यूनिवर्सिटी तक की तालीम पूरी कर लेगा या 8 साल की एमफिल तक की तालीम पूरी कर लेगा, तो उसके बाद दुनिया में ट्रेंड किन जॉब्स का है, आप ट्रेंड्स देखते हो। और एक आखिरी चीज़ जो आप देखते हो कि आप कामयाबी की कौन सी शक्ल देखते हो। जैसे बच्चा अमीर हो जाए ना, पैसे बहुत कमाए, या बच्चा इज़्ज़त बहुत कमाए, या बच्चा पाकिस्तान के लिए, मुल्क के लिए, दुनिया के लिए बहुत अच्छा बने। सो इन चीज़ों से पेरेंट्स को ये सवाल ख़ुद से करने चाहिए और बच्चे के साथ इन सवालों का जवाब आपको चाहिए। बिल्कुल सही। सो अब हमें ये भी देखना है कि क्योंकि हमने अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा, डिग्रियां हाथ में, जॉब कोई नहीं मिल रही। सो बहुत सारे बच्चे डॉक्टर्स हैं लेकिन कहीं पर उनको जॉब नहीं मिल रही। फिर बड़ी मायूसी होती है फील्ड में जब आप अपने सीनियर्स को देखते हैं कि भाई हम इतना पढ़े, इतनी ज़बरदस्त डिग्रियां हाथ में हैं। सो ये मायूसी भी बच्चों के लिए एक चैलेंजिंग है। जी बिल्कुल। इसमें आपको क्या करना है? देखिए, बदकिस्मती से हम लोग मनसूबाबंदी नहीं कर रहे। अब देखिए ना, पाकिस्तान जैसा मुल्क है, ये कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। आप अभी गूगल से पूछ सकते हैं कि आज से 5, 6, 7 साल बाद पाकिस्तान में कौन से शोबे ऐसे हैं जहाँ पे हमें टेक्नीशियंस की और माहिरीन की ज़रूरत है। तो आज अपने बच्चों को उसी शोबे में पढ़ाइए।
हम बेकार इसलिए हैं, जॉबलेस इसलिए होते हैं नॉर्मली कि हम अंधाधुंध बगैर प्लानिंग के पढ़े जा रहे हैं। मेरा दिल करता है मैं एमए इंग्लिश कर लूँ, मैंने कर लिया, और फिर उसके बाद क्या होगा ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये फैसला तो आज करना है। आप अपने बच्चे को, या हम स्टूडेंट्स या टीचर्स स्टेप वाइज कामयाब होते हैं। हम ऐसा नहीं होता कि आज मैंने कुछ भी पढ़ लूँगी तो कल कल को मैं कामयाब ही हो जाऊँगी, ऐसा नहीं होता। अब ये तुक्के वाला और हिट एंड ट्रायल रूल वाली चीज़ रही नहीं, निकल गया। हर चीज़ की मनसूबाबंदी होती है। आप सर्च कीजिए आपके मुल्क में किन शोबों में कहाँ कहाँ जॉब्स निकलेंगी 5-7 साल बाद, एक बात। दूसरी बात, आपका जो तालीम है वो आपके शऊर को और सही और गलत को डेवलप करने के लिए होती है। आपने पैसे कहाँ से कमाने हैं और आपने काम क्या करना है, ये एक डिफरेंट चीज़ है। बिल्कुल। तो अगर आपने पैसे कमाने, आप मैट्रिक करके बैठे हुए, बड़ी अच्छी बात है, आप पैसे कमाने चाहिए और शौक़ होना चाहिए। फिर सोचो कि वो कौन सी ऐसी फील्ड है जिसमें मैं जाऊँगा या जाऊँगी तो मुझे पैसे जो है वो कमाए जाएंगे। तो हमने यहाँ जो एक मकसद बना लिया ना बेटा कि पढ़ना है, डिग्री लेनी है और फिर मैंने बहुत अच्छी नौकरी करनी है, तो हम पढ़ते पैसों के लिए तो नहीं पढ़ते, हम तो शऊर के लिए पढ़ते हैं। पैसों के लिए काम करना पड़ता है, वो एक अलग प्लानिंग है। स्टूडेंट्स के लिए आपका मशवरा क्या है? गोल सेट कर लेना, गोल का आपकी ज़िंदगी में रोल क्या होता है? बहुत बड़ा रोल है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, और गोल सेट करना सबके लिए बहुत ज़रूरी है, स्टूडेंट्स के लिए, आपके लिए, मेरे लिए। लेकिन सवाल ये है कि आप किस बेस पे गोल सेट कर रहे हैं। जज्बाती होकर सेट कर रहे हैं, यस, तो अल्लाह ना करे हम किसी को देखा देखी भाई फलां का बच्चा ये कर रहा है तो बस जी हमें भी ये कर लेना है। जी, गोल सेट होते हैं बेटा फैक्ट की बुनियाद पे, जो आपकी ज़मीनी हकायक है ना, आप उनकी बुनियाद पे गोल सेट करते हो। जैसे मैं अगर लाहौर और पाकिस्तान में पढ़ रही हूँ और मैं जो है वो हार्वर्ड नहीं जा सकती, मुझे पता है मैं बाहर नहीं जा सकती, तो मुझे बहुत ऊंचा जंप लगाने की या सोचने की ज़रूरत नहीं है उसको। हाँ। मुझे अपनी कंडीशंस को देखना है, मैं कहाँ पढ़ सकती हूँ, क्या पढ़ सकती हूँ, मैंने उस गोल को सेट किस बुनियाद पे किया है। हकीकत पसंदी से काम लें, सोचें और फिर गोल सेट करें, तो आप ज़रूर कामयाब होंगे। आप जहाँ भी हैं ज़रूर कामयाब होंगे। क्या एक बड़ा इदारे का इंतखाब ही आपकी पर्सनालिटी को ग्रूम करता है, आपको एक ब्राइट स्टूडेंट बनाता है, कि आप फॉर्मल इदारों में भी रह के अच्छा पढ़ सकते हैं? देखो ये बहुत बड़ी ये भी ना स्टूडेंट्स के लिए, अभी जिन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज ज्वाइन करने, उनके लिए सिलेक्शन भी एक बड़ा वो होता है। सो कुछ पेरेंट्स का होता है कि बस अच्छे इदारे में किसी तरह बच्चे को भेज दें तो इसकी पर्सनालिटी अच्छी बन जाए। अच्छा, इसकी एक मिसाल तो ये मिथ है, ये गलत ख्याल है। इसकी एक मिसाल तो मैं कल मिली, जो बोर्ड में जिस बच्ची ने टॉप किया है वो फैसलाबाद से है, वो लाहौर से नहीं है। और लाहौर में बहुत बड़े बड़े इदारे हैं, तो लाहौर का कोई बच्चा, मैट्रिक वाला बच्चा नहीं टॉप कर पाया ना। मैं वो जो बच्ची है वो फैसलाबाद से, मैं उसकी बात करी तो देखो। और बाज़ दफ़ा फिर हम ख़बरें सुनते हैं कि एक जो है वो अखबार फरोश के बच्चे ने टॉप कर लिया, एक जो है वो प्राइवेट मैट्रिक किया और उसने बोर्ड में पोजीशन ले ली। ये चीज़ें ना, इदारा जो है वो हेल्प करता है, वो आपकी सपोर्ट करता है, ये बात ठीक है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि बहुत बड़े बैनर के नीचे आप पढ़ेंगे तो ही आप ज़हीन होंगे। लोगों को थोड़ा लगता है ना, नामवर कॉलेज होगा, नामवर स्कूल होगा तो बच्चे का नाम भी बन जाएगा। हाँ। और पूरी ज़िंदगी के लिए ना बच्चे का मुस्तकबिल जो है वो बन जाएगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और एक वजह ये भी है कि जो नामवर इदारे हैं इन्होंने बहुत मेहनत की हुई है। सो ये बहुत अच्छे बच्चे पिक भी करते हैं ना, तो इनके बच्चे ब्रिलियंट होते हैं क्योंकि वो अच्छे बच्चों को डिस्काउंट दे के पिक करते हैं। बात इदारे की नहीं है, बात सबसे पहले आपके घर की, आपकी तरबियत की, आपके अपने शऊर की और आपकी उस गाइडेंस की है जो आप अपने बच्चे को दे रहे हैं। मेरा ख्याल है इदारे से ज़्यादा पेरेंट्स का किरदार है, वालिदैन का किरदार है कि बच्चा कामयाब होगा या नहीं होगा। सही। सो आपको इदारे ज़रूर सेलेक्ट करने चाहिए, देख के करने चाहिए, क्योंकि ये भी एक अहम मरहला होता है। जाहिर बात है वहाँ जो टीचर्स होते हैं वो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, जी बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे अपना रोल होता है। लेकिन उसके साथ साथ अगेन घर में जो आपका माहौल है वो बहुत डिपेंड करता है। इंटर के स्टूडेंट्स को क्या आप स्कूल वाले माहौल से निकल के जाते हैं, एकदम से कॉलेज जाते हैं, एडजस्ट करने में भी मसला होता है। पहले क्लासरूम वाला माहौल होता है, आप एक ही जगह पे बैठे हैं, अब आपको क्लासेस लेने डिफरेंट जगहों पर जाना है। सो बच्चे को अब मेंटली कैसे प्रिपेयर करना है, अपने ऊपर कैसे फोकस करना है, क्योंकि पहले तो आपने नई क्लास से इधर उधर होना, अब आपकी चॉइस है, अब आप कॉलेज से बाहर भी जा सकते हैं। पेरेंट्स बड़ा नज़र रखना शुरू कर देते हैं बच्चे पे, बार बार पूछना कि कौन सी क्लास ली, कौन सी क्लास नहीं ली, कॉलेज से कब आए, कब बाहर गए। सो ये चीज़ें मेरे ख्याल से बच्चों को फिर डिस्टर्ब भी करना शुरू कर देती हैं अगर बहुत नज़र रखना शुरू कर दें। जी,
ये जो टाइम है ये बड़ा अच्छा टाइम है। अब रिज़ल्ट आ गया है, अभी कॉलेज में दाखिले के लिए उनके पास कोई महीना बीच में है। ये बहुत ज़रूरी और बहुत अहम टाइम है। पेरेंट्स को, असातिज़ा को, अगर आपकी असातिज़ा से किसी से बहुत गहरा लिंक है, आपके बड़े जो सीनियर हैं ख़ानदान में जो बड़े, उनको बच्चे के साथ बैठना चाहिए, उसके साथ चाय कॉफ़ी पिएँ, उसको जूस पिलाएँ और उससे बात करें और उसको बताएं कॉलेज कैसा होगा, कॉलेज और स्कूल के दरमियान जो जंप है वो फ़र्क कैसा है। अपने बच्चे से बात करें। अगर आपको नहीं समझे तो फिर ख़ानदान में किसी ऐसे कोई टीचर होगा मे भी ख़ानदान में, या फिर माहिरीन नफ्सियात, या फिर कोई माहिर जो है, कोई काउंसलर है, आप अपने बच्चे को इसके पास भेजें, खुद लेके जाएं और बताएं बच्चे को, वो फ़र्क समझाएं कि क्या क्या फ़र्क है। बच्चे को ये भी समझाएं कि वो स्कूल जो एक छोटी सी दुनिया है, उसमें कॉलेज एक बड़ी दुनिया में जा रहा है, तो वहाँ पे रहने के, वहाँ पे कामयाब होने के असूल और तरीके कौन से हैं, कौन सी आदतें थोड़ी सी बदलनी पड़ेंगी। देखिए, जब हम अपने बच्चों से वक्त से पहले बात करते हैं ना, तो हमारा बच्चा जब उस जगह पे पहुँचेगा तो वो थोड़ा मेंटली तैयार हो जाएगा। हम गलती करते हैं, हम नए रोल में बच्चे को डाल रहे हैं। बच्चा आपका बच्चा ही है। देखिए, 16 साल में उसने मैट्रिक कर लिया, जब वो कॉलेज में गया वो स्टिल 16 साल का है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 17 का हो गया। इसमें कोई, इस उम्र में कोई ख़ास फ़र्क नहीं। आप उसको मेंटली प्रिपेयर करें और उससे बात करें, उसको बताएं अब ऐसा होगा तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए कि क्या होगा। उसको बताएं ना, वो मेरा ख्याल है बच्चों को कॉलेज से ज़रूर बाहर जाना चाहिए, पर बताएं वो कहाँ जा सकता है, कहाँ नहीं जा सकता। वो दोस्तों के साथ जाने का शौकीन है, वो ज़रूर जाए, उसके दोस्तों से मिल लें। आप उसको वो सपोर्ट करें जो उसको अभी खुद नहीं नज़र आ रहा। बिल्कुल, तो ठीक रहेगा सब। अच्छा, पेरेंट्स के लिए बड़ा ये टाइम उनको मुश्किल लग रहा होता है कि ऑब्वियसली वहाँ पर बड़े स्टूडेंट्स भी होते हैं, बड़ी क्लासेस के। अब आपके बच्चे का एक्सपोजर जो है वो चेंज होता है, बहुत सारे लोगों को वो देखता है। सो पेरेंट्स बार बार इस चीज़ पे रहते हैं कि कहीं गलत हमारा बच्चा जो है वो किसी सेटिंग में ना चला जाए। सो कुछ पेरेंट्स को आप मैसेज देना चाहेंगे कि इतना ज़्यादा भी उनको परेशान होना है, नहीं होना, या बच्चे को उन्होंने अपने मॉनिटर कैसे करना है? अच्छा, देखिए, ये खदशात सही हैं, ये ख़तरात हर माशरे में रहते हैं, लेकिन परेशानी से कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो परेशान है या नहीं, इससे बच्चे को तो फ़ायदा नहीं हो रहा। मेरा ये ख्याल है कि इन मैट्रिक के इम्तिहानों से पहले या अब जो टाइम है, इसको गनीमत समझें। आप ख़ुद बच्चे को एक्सपोजर दें, आप उसको सिनेमा ले जाएं ना, ताकि उसको पता हो, उसको तजस्सुस ना हो। अक्सर मैं 23 साल से उस्ताद हूँ, मैंने देखा है बच्चे के दिमाग में या नीयत में खोट नहीं होता, वो सिर्फ तजस्सुस के तहत भी सिगरेट पीना चाहता है कि लगता कैसा है। वो तजस्सुस के तहत ही मार्केट बाज़ार जाके ख़ुद कोई टी शर्ट या कोई कपड़े लेना चाहता है। वो तजस्सुस के तहत ही सिनेमा पहुंच जाता है, और उसको डर ये होता है कि मैंने अगर पेरेंट्स को बता दिया तो बहुत डांट पड़ेगी और वर्स्ट केसेस में मार भी पड़ेगी। तो ये टाइम है ना, अपने बच्चे के साथ थोड़ा सा घूम लें, उसको थोड़ा सा एक्सपोजर ख़ुद दे दें। उसको इतने अच्छे चैनल्स आ रहे हैं यूट्यूब पे, इतनी अच्छी मूवीज़ हैं बच्चों के लिए, उनका माइंड मेकअप करने के लिए। उनके साथ बैठ के वो फिल्में देख लें, उनको न्यूज़ सुना दें, उनको बताएं ना माशरे में क्या हो रहा है। थोड़ा सा आप घर से एक्सपोजर दे दें, उसको बाहर जाते वक्त समझ आ जाएगी मैंने क्या करना और क्या नहीं करना। ये उम्र बहुत नाजुक है, 8वीं से लेके ग्रेजुएशन तक, ये वाला जो स्पैन है, अगर पेरेंट्स बच्चे के साथ नहीं देते, नज़र रखें ऐसे कि उसको पता ना चले। अगर उसको पता चल रहा है कि उस पर नज़र रखी जा रही है, वो चिढ़ जाएगा, वो ख़राबियाँ करेगा, तो उस पर नज़र ज़रूर रखें, लेकिन ऐसे कि उसको बिल्कुल पता ना चले। और ये टाइम है जब आपको क्लोजली उसको देखना है। इससे पहले बच्चा बिल्कुल आपके कंट्रोल में होता है, और इसके बाद जो है ना, वो बच्चा बिल्कुल आपके हाथ से निकल जाता है। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि लाज़िम व मलज़ूम हो गई हैं ना। आपने बच्चे को मोबाइल भी देना है, जी जी बिल्कुल, आपने बच्चे को अकेले जाने के लिए बाइक या फिर गाड़ी भी देनी है, बिल्कुल देना। आपने बच्चे को अब उसका टाइम आया थोड़ा सा फ्री होने का। सो ये चीज़ें जितनी लाज़िम व मलज़ूम हैं, उतनी दूसरी पेरेंट्स को ख़तरा भी लग रही है। सो वो इन चीज़ों को पैरेलल लेके चलना, चेक एंड बैलेंस रखना। कुछ लोग तो इतने ज़्यादा वो हो जाते हैं कि बच्चा परेशान होना शुरू हो जाए कि मेरे पे चेक एंड बैलेंस है, लेकिन दूसरी तरफ इन चीज़ों के बगैर गुजारा भी नहीं हो रहा होता। तो इनको बैलेंस कैसे रखना है? अच्छा, देखिए, कुरान में है कि जब बच्चा जवान हो रहा होता है ना, ये 15-16 साल की उम्र का, तो उसको दोस्तों की तरह रखो, यानी उसके साथ बैठो, उससे बात करो। तो हम पेरेंट्स या हम बड़े क्यों इतनी परेशानी ले रहे हैं? हम बच्चे के पास बैठ के उससे क्यों नहीं पूछते तुम्हारे लिए ज़रूरी है? यानी बिलफर्ज
मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को, अच्छे घरों के बच्चों को मार खाते हुए देखा है कि जी इसकी बड़ी गंदी आदत है, ये फुटबॉल खेलता है। अब ये देखिए ना, आप जवान बच्चा है वो खेलना चाहता है जो उसके लिए बहुत अच्छा है। सो आप बच्चे के साथ बैठ जाएं, उससे उसकी टॉप प्रायोरिटी पूछ लें, 5, 6, 10 बातें पूछ लें, उनमें से 3, 4 ज़रूर ऐसी होंगी जो आप उसको अलाउ कर सकेंगे। वो दिन में 2 घंटे खेलना चाहता है, इवन आपके घर के अंदर वो वीडियो गेम्स खेलना चाहता है, आपके सामने उसको खेलने दें, कोई हर्ज तो नहीं। वो आपको कहता है जी मेरा ये वाला जो दोस्त है, ये 2-3 दोस्त हैं, मैंने महीने में 1 दफ़ा उसके साथ बाहर जाना है, तो प्लीज़ उसको जाने दें। और फिर जो चीज़ें आपको लगती है बतौर बड़े कि ये नहीं होनी चाहिए, तो उसको मना करें कि अच्छा ये 3-4 कर लो, ये 2-3 अगले साल देखेंगे। तो उसको मौका दें, वो अपने दिल की बात आपसे करे, थोड़ी सी आज़ादी उसको अपने हाथ से दे दें, बजाय इसके कि वो रस्सी तोड़ा के भागी जाए। तो उसको दें थोड़ी आज़ादी। वो जो छुपके करने की कुछ ज़रूरत है वो पेश ही ना आए। जब ये गैप होता है ना, इसको अगर आप फिल कर लेंगे तो बहुत सारे मसले, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड है, चाहे वो दूसरी एक्टिविटीज़ से रिलेटेड है, बैलेंस हो जाएंगे। ज़रूरत सिर्फ इस चीज़ की है कि आप अपने बच्चे को वक्त दें। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुँचा। कल मुलाकात होगी, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।